हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अपने घर में सेफ होंगे। वेरी गुड। देखिए स्टूडेंट्स, अभी तक हमने 3 लेक्चर जो है इंडियन पॉलिटी मॉड्यूल के अंदर हमने कंडक्ट कर चुके हैं, जिसमें हमने फर्स्ट 2 लेक्चर्स में देखा था कि कैसे इंडियन पॉलिटी का जो बैकग्राउंड था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो हमें मिला है आज, उसका पीछे बैकग्राउंड क्या था वो हमने जानने की कोशिश की। उसमें हमने वेरियस एक्ट्स को देखा था। क्लियर। अगर किसी बच्चे ने उस लेक्चर को मिस किया है तो पहले उसके जरूर देखे, क्योंकि वो आपका बैकग्राउंड का काम करेगा। उसके बाद फिर हमने देखा था कि कैसे जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था वो कैसे बना। ओके, उसके क्या क्या छोटे छोटे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे। अब आज जो लेक्चर है, क्योंकि जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो अब नेक्स्ट 2-3 लेक्चर्स होंगे ये बेसिक लेक्चर्स होंगे, जिसको हम कहते हैं ना कि बिल्कुल डीप में जाके हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को समझेंगे। क्लियर। उसके बाद आपके फिर एकदम जो कहते हैं ना आर्टिकल टू आर्टिकल जो हम अपने डिस्कस करते हुए आगे इंडियन पॉलिटी को प्रोसीड करेंगे। क्लियर। सो अभी 1-2 लेक्चर्स और लगेंगे, जिसमें आपको अभी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ही मैं बताऊंगा। उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे अपना जो मेन है आर्टिकल्स 1 to 4, ऐसे पार्ट टू पार्ट, देन शेड्यूल। क्लियर। ये सारे डिस्कस करेंगे। और उसके बाद तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो कौन सा है, जैसे आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं, इंपॉर्टेंट फीचर्स देखेंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, ऐसी क्या खासियत है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, वो आज हम डिस्कस करेंगे। अभी कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर आप जो हमें नोट्स प्रोवाइड करेंगे पीडीएफ फॉर्मेट में। देखिए बच्चों, पीडीएफ फॉर्मेट में मैं नोट्स नहीं दूंगा आपको। रीजन बीइंग, क्योंकि आपको ही पता है आप कितनी बार जो है पीडीएफ को ओपन करते हैं और उसको पढ़ते हैं। क्लियर। अभी ये मैंने इसलिए स्टार्ट किया है, जो एजेंडा लिखता हूँ मैं आपको, जो टॉपिक डिस्कस कराता हूँ, इनकी मैं हेडिंग यहाँ लिख देता हूँ, ताकि जो बच्चा इस लेक्चर को देखे वो अपने यहाँ पे इस अपनी नोटबुक में मेंशन कर ले कि अभी सर कौन सा टॉपिक करवा रहे हैं। क्लियर। उसके बाद जो मैं यहाँ पे मेंशन करूँ, आप उसको साथ के साथ अपनी लैंग्वेज के अंदर आप कहीं ना कहीं उसको नोट में बना के लिख लें। इससे होगा क्या, देखिए आप अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे, क्लियर, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अगर मैं नोट्स दूंगा अगर पीडीएफ फॉर्मेट में, तो देखो आप उसको डाउनलोड करके और उसको ना रखेंगे, आप उसको कभी ओपन नहीं करेंगे। आप खुद देख लीजिए, आपके पास ना जाने कितने फ़ोन में डाउनलोडेड पीडीएफ पड़े होंगे, पर क्या आपने कभी उनको ओपन करके पढ़ा है? नेवर। तो इसलिए आपको, जैसे मान लो मैं ये पॉइंट करवा रहा हूँ, ठीक है, इसमें मान लो मैं आपको कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो आपको क्या करना है, वही पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूँ आपको बस अपनी वर्डिंग में फटाफट लिख लेने हैं। क्लियर। आप चाहे तो इस वीडियो को 2-3 बार देख सकते हैं, पहले आराम से सुन लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट टाइम उसको दोबारा देखें, फिर अपने पॉइंट्स जो है बना लें। ठीक है। इससे होगा क्या कि जो आप कहते हैं ना कि पीडीएफ से बच्चे कभी भी पढ़ाई नहीं होती है, ये मैंने खुद ऑब्जर्व किया है, क्योंकि मैं खुद पीडीएफ कभी भी नहीं पढ़ता हूँ। हमारी टेंडेंसी क्या होती है, हम जो ऑफलाइन यानी जो पेजेस पे लिखे होते हैं ना, हम उसको ज़्यादा टाइम तक रिटेन रख पाते हैं। क्लियर। सो इसी शब्दों के साथ मैं आज अपना लेक्चर की स्टार्ट करता हूँ। देखिए सबसे पहले टॉपिक का नाम है इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर। यहाँ पे मैंने जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, उसको थोड़ा सा रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है कि एक बेसिकली क्या होता है कि एक तरीके से एक बुक है हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर। ये एक सुप्रीम लॉ कह सकते हैं कि भारत का जो सुप्रीम लॉ है ना, सबसे सर्वोच्च कानून वो ये है। आपके जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, वो सभी जो है यहाँ से रेफर करते हैं कि जो हमारा संविधान है वो क्या बोलता है। क्लियर। जब कोई केस आ जाता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के अंदर, तो वो सभी सबसे पहले इसको रेफर करते हैं। क्लियर। छोटे मोटे जो कानून है, जैसे जो नॉर्मल ऑर्डिनरी लॉ है, उसमें आईपीसी को देखते हैं, बट जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर होते हैं, क्लियर, जैसे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट से एक दूसरी गवर्नमेंट के कुछ डिस्प्यूट्स होते हैं, उनको अगर रेफर करने होते हैं तो वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को रेफर करते हैं। क्लियर। एक लेक्चर में जरूर कंडक्ट करूंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसको हम कैसे रीड आउट करना चाहिए हमें। क्लियर। हम कैसे उसको पढ़ें, क्योंकि कुछ बच्चे क्या होते हैं उन्हें यही नहीं पता कि बेयर एक्ट्स पढ़ते कैसे। क्लियर। नो प्रॉब्लम, वो भी मैं आपको एक लेक्चर प्रोवाइड करवाऊंगा, उसके बाद हम अपने कंटिन्यूस करेंगे। चलिए देखिए, सबसे पहला पॉइंट जो है आज का हमारा वो है लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। देखिए लेंथीएस्ट रिटन क्यों है, जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जब 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ था, उस टाइम 395 तो हमारे अनुच्छेद थे यानी आर्टिकल्स थे। क्लियर। और 8 शेड्यूल्स थे एंड 22 पार्ट्स थे। क्लियर। अब आज भी अगर हम देखेंगे तो आर्टिकल जब हम नंबरिंग करते हैं 1 2 3 अप टू 7, तो लास्ट वाला जो आर्टिकल है वो 395 ही है। क्लियर। बट जब हम काउंटिंग करते हैं नंबर ऑफ आर्टिकल्स की, तो वो हम देखते हैं 460 प्लस जाते हैं। क्लियर। हमें एग्जैक्ट याद रखने की जरूरत नहीं है कितने हैं, बट अंदाजा रखना कि हाँ 460 प्लस 470 के आसपास हैं। अब देखिए 8 शेड्यूल जो थे ये अभी बढ़ के हो गए हैं 12। जो 22 पार्ट्स है, अगर मैं अगेन नंबरिंग करूं
जैसे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट सो ऑन, लास्ट वाला जो पार्ट है वो आपका पार्ट 22 ही मिलेगा। बट अगर हम काउंटिंग में बात करें तो पार्ट आज हमारे पास हैं टोटल कितने, 25। क्लियर, ये तो हो गया बिल्कुल बेसिक। अब बात आती है कि जो लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ऐसा क्यों है कि इतना लंबा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने। देखिए रीजन बीइंग, जब हमारा देश बनने ही लगा था, ठीक है, संविधान जब बनाने लगे थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर, तो उस टाइम देश आज़ाद हुआ था, बिल्कुल नया, जैसे कहते हैं ना एक छोटा बच्चा था उस टाइम डेमोक्रेसी के मैटर में। तो अब देखिए उस टाइम हमारे संविधान निर्माता ये चाहते थे कि हमारे देश में कोई भी ऐसे मैटर ना रह जाए कि जो आने वाले टाइम में जो गवर्नमेंट होगी उस टाइम की उसको कुछ सिरदर्दी हो, ठीक है। तो वो क्या कर, हर एक मैटर, अब जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पॉलिटी से लेकर, अब देखिए मेनली कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है कि वो आपको पॉलिटी बताएं कि हमारे देश की पॉलिटी कैसे रन करेगी, ठीक है, ये होता है कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब। लेकिन हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने पॉलिटी के साथ साथ गवर्नेंस के इशू भी कवर किया है कि गवर्नेंस कैसा होगा देश में। क्लियर, उसके बाद जो डेली जो एग्जीक्यूटिव काम होते हैं, क्लियर, एग्जीक्यूटिव से रिलेटेड काम, वो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किए गए। अब देखिए बाकी जो देशों की जो अदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज है उनके जो संविधान है उनके अंदर आपको ये ही एक्सपेक्ट मिलता है, लेकिन गवर्नेंस और एग्जीक्यूटिव से रिलेटेड, ठीक है, जुडिशरी से रिलेटेड जो मैटर्स होते हैं वो आपको नहीं मिलते हैं। तो यही रीज़न है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने जब ये सारे पार्ट्स को इंक्लूड किया, ठीक है, तो ये क्या बन गया, सबसे लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशन दो प्रकार के होते हैं, रिटन या फिर अनरिटन। क्लियर, टाइप्स कितने होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, वो होती है 2 टाइप्स। कौन कौन से, एक तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन रिटन होगा, क्लियर, या फिर अनरिटन होगा, यानी लिखित में नहीं होगा वो। अब बात आती है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा होता है, जैसे हमारे देश का है, ठीक है, यूएसए का है, कनाडा का है, ये किसके एग्जांपल आ जाते हैं आपके, यूएसए, इंडिया। क्लियर, ये आ जाते हैं हमारे रिटन में। अनरिटन में आ जाता है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा नहीं है कि उन्होंने कहीं पे लिखा नहीं हुआ है। क्लियर, इसका देखिए डिफरेंस समझना यहाँ पे, रिटन और अनरिटन में डिफरेंस क्या है। रिटन में ये है कि आपके पास एक सिंगल डॉक्यूमेंट होना चाहिए। क्लियर, एक सिंगल डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिसके अंदर सारा कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी प्रोविजन है वो एक ही आपके डॉक्यूमेंट में मिले। जैसे ये आपकी बुकलेट है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब आज जो आप इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन खोलेंगे इसमें सब कुछ मिलेगा, गवर्नेंस लेके पॉलिटी से रिलेटेड सब कुछ। लेकिन ब्रिटिश जो कॉन्स्टिट्यूशन है ऐसा नहीं है कि अब वो लिखा नहीं है, लिखा तो हुआ है बट उसके लिए कोई सिंगल सोर्स नहीं है। यानी कि आप ऐसा नहीं है कि किसी एक सोर्स को उठाएं, जैसे आज हम अपने देश का एक संविधान है, ठीक है, उसके अंदर एक ही उसकी बुकलेट है, हम उठाते हैं, ठीक है, उसके अंदर अच्छा आर्टिकल 4 क्या बोलता है, ओके, आर्टिकल 370 क्या बोलता है। क्लियर, तो हम क्या करते हैं, एक ही सोर्स को पिक करते हैं और उसी से सब कुछ रेफर करते हैं। बट वहां पे क्या है, सिंगल सोर्स नहीं है। ब्रिटिश जो ब्रिटेन है ना उसके अंदर सिंगल सोर्स नहीं है, इसलिए हम बोलते हैं उनका कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, अनरिटन है। वहां पे क्या होता है, जो उनकी कोर्ट्स होती हैं, क्लियर, जो जजेस प्रोनाउंस करते हैं ना, वो ही उनका आगे चल करके जो केसेस होते हैं वही आगे चल के जो उनकी जजमेंट होती है वही क्या बन जाते हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट बन जाते हैं। क्लियर, तो अभी देख ली इनका कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एड ऑन होता जाता है। क्लियर, अब जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना लेंथी क्यों है। क्लियर, अब दूसरी बात, सेकंड रीजन क्या है लेंथी होने का, वो ये कि जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे वो ये चाहते थे कि हम जो जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं उनके जो सबसे अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं, क्लियर, उनको अपने देश में भी लेके आए। क्योंकि देखो किसी ने कहा है कि स्मार्ट वर्क क्या होता है, मान लो कोई चीज़ आपको करना चाहते हो, क्लियर, लेकिन ऑलरेडी उसके अंदर जो आप यूज़ करना चाहते हो वो छोटे छोटे पार्ट्स किसी ने बना रखे हैं, तो आप उनको जीरो से बनाने के बजाय आप पहले उन पार्ट्स को उठाएंगे और उनको असेंबल करेंगे। क्लियर, अभी देखिए जैसे एक कार बनाने वाली कंपनी है, ठीक है, मान लीजिए मुझे कोई कार बनानी है, तो मैं क्या करूँगा, या तो सारे पार्ट्स जो उसमें लगते हैं, ड्राइविंग सीट से लेकर के स्टीयरिंग से लेकर इंजन मोटर सब मैं खुद बनाऊं अपने, या फिर मैं क्या करूं जो मार्केट में ऑलरेडी कंपनी से बना के रखे हुए हैं मैं उन्हीं को उठाऊं। क्लियर, उनसे टाई अप करूं और अपना सब कुछ असेंबल करके और अपना कंपनी का नाम उस
कार को दे दूं, तो वो ज़्यादा स्मार्ट वर्क होगा या फिर जो मैं सब कुछ जीरो से बनाऊं और फिर उसको सेल आउट करूं, तो उसमें मेरा कितना टाइम निकल जाएगा। क्लियर। तो यही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने बोला कि देखिए ऑलरेडी इतने देशों ने अपना संविधान बना रखा है, तो क्यों ना हम अपना संविधान जीरो से बनाने के बजाय इन संविधान को पढ़ें दूसरे देशों के, और जो अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं हम उनको पिक करें। क्लियर। तो जिससे होगा क्या, हमारा टाइम भी बचेगा और जो ऑलरेडी उनके अंदर इंप्लीमेंट हो रखे हैं, क्लियर, उनके प्रोज एंड कॉन्स हमें दिख जाएगा उस उनकी सोसाइटी में। क्लियर। तो हम उनको मोल्ड करके अपने सोसाइटी के अकॉर्डिंग बना लेंगे। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, जितने भी उस टाइम मोस्टली डेमोक्रेटिक कंट्रीज थी, क्लियर, उनके संविधान को उठाया और बोला कि आज से हम क्या करेंगे, इनके कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था ना, BN राव जो कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर थे, उनका काम यही था कि कॉन्स्टिट्यूशन को रीड आउट करते थे और फिर एडवाइस करते थे कि देखिए ये वाला जो है ना अच्छा प्रोविजन है और हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी लगाना चाहिए। तो जब ऐसे इन्होंने किया तो लगभग मान के चलिए मोर देन 60 कंट्रीज के हमने कॉन्स्टिट्यूशन को रेफर किया था अपने संविधान को बनाने के लिए। क्लियर। और यही पे क्रिटिसिज्म भी यही होती है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, कुछ लोग ये बोलते हैं कि ये तो फिर एक तरीके से उधार लिया हुआ संविधान है, हमारा खुद का थोड़ी है। यहाँ पे डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का ये कहना था कि जो, हालांकि ठीक है हमने इसके अंदर प्रोविजंस दूसरे देशों के संविधान से पिक किए हैं, बट इसका मतलब ये तो नहीं कि ये उधार लिया हुआ हो गया। क्योंकि देखिए जो मैंने अभी जो कार बनाने का एग्जांपल दिया था, उसमें क्या था कि अगर मान लो ऑलरेडी मार्केट के अंदर चीज है और मैं उसको यूज करके कोई नया प्रोडक्ट बना दूं, तो वो कोई उधार लिया हुआ थोड़ी हो गया, वो तो एक तरीके से मेरा एक स्मार्ट वर्क हुआ। तो ऐसे ही डॉक्टर BR अम्बेडकर ने बोला ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन बने हुए थे, तो उसमें जो बेस्ट पॉइंट थे और जो हमारी सोसाइटी को सूट करे हमने वो लिया है। ठीक है। तो हमने ऐसा तो नहीं कि अमेरिका का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन कॉपी कर लिया, हमने पूरा ऑस्ट्रेलिया का कॉन्स्टिट्यूशन, कनाडा का कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रिटिश का कॉन्स्टिट्यूशन, वो सारे कॉपी कर लिए, ऐसा तो नहीं है ना। हमने सिर्फ कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उनको पिक किया है। क्लियर। ये हो गया अब हमारा। उसके बाद आता है सेकंड पॉइंट, टेकन फ्रॉम अदर कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए इंपॉर्टेंट फीचर्स में दूसरा क्या है कि अदर कॉन्स्टिट्यूशन से पिक किया गया। ठीक है। ये अभी मैंने आपको इसी के अंदर डिस्कस कर लिया है कि हमने कितने कंट्रीज से पिक किया था, मोर देन 60 कंट्रीज, जिसके अंदर जो क्रिटिसिज्म हुई थी डॉक्टर BR अम्बेडकर ने उनको क्या आंसर किया था। उसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट, रिजिड एंड फ्लेक्सिबल। देखिए रिजिड एंड फ्लेक्सिबल ये दो टर्म होती क्या है। अब देखिए कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो हिंदी मीडियम में पढ़ते होंगे। क्लियर। तो उन बच्चों को अगर उनको लगता है कि सर आप हिंदी में भी इनका मीनिंग बताइए। देखिए बच्चों कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि जो मुझे ना हिंदी में एक तो पढ़ने करने में भी थोड़ी प्रॉब्लम लगती है, दूसरा इंग्लिश में अगर आप इंग्लिश में पढ़ते हैं तो देखना वो थोड़ा आपको इजी भी लगता है। क्लियर। तो रिजिड एंड फ्लेक्सिबल ये दो वर्ड। देखिए रिजिड होता है कि आप चेंज ही नहीं कर सकते उसको, कांट चेंज। दूसरा फ्लेक्सिबल ऐसा होता है चेंज कर सकते हो जब भी आपका मन करे, मतलब आज कुछ चेंज कर दिया, कल कुछ चेंज कर दिया। इतना फ्लेक्सिबल कि जैसे कहते हैं ना कि ये जो हमारा रबड़ होता है उसको कितना भी खींच लो फ्लेक्सिबल होता है, वापस अपनी जगह पे आता है। लेकिन यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन के कंटेक्स्ट में फ्लेक्सिबल का जो मतलब होता है वो होता है कि इतना आसान कॉन्स्टिट्यूशन कि उतने उसमें कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, आपको चेंज करना है, ठीक है चेंज कर दीजिए, कोई इसमें ज़्यादा हार्ड रूल रेगुलेशन नहीं होंगे। रिजिड में क्या होगा, इतना टफ बनाया जाएगा उसके प्रोसीजर्स को कि आप उसको चेंज ही नहीं कर सकते। जैसे कि इसमें एग्जांपल आता है आपका किसका, USA का। क्लियर। और इसमें किसका एग्जांपल आता है, ब्रिटेन का। क्लियर। लेकिन अब मैंने आपको क्या बताया था, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने USA का भी कॉन्स्टिट्यूशन रेफर किया था और ब्रिटेन का भी किया था, लेकिन मैंने क्या बोला था, वही प्रोविजन उठाए जो हमारे लिए सूटेबल थे। अब देखिए इतना टफ बना देते हैं कॉन्स्टिट्यूशन मेकर कि आज हम कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज ना कर पाते। तो आपको पता है हमारी सोसाइटी कैसी है, डाइवर्स सोसाइटी है। अगर डाइवर्स सोसाइटी के अंदर टाइम के अकॉर्डिंग चेंजेस ना किए जाए तो सोसाइटी बिखर जाएगी। क्लियर। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने सोचा कि एकदम टाइट भी नहीं बनाएंगे हम जो रूल्स हैं। दूसरी तरफ ब्रिटेन के अंदर अगर ये पिक करते एकदम फ्लेक्सिबल, तो होता क्या इससे, फ्लेक्सिबल अगर बनाते कॉन्स्टिट्यूशन को तो होता क्या कि मान लो जो भी गवर्नमेंट के अंदर वो अपनी मनमानी कुछ भी कर सकती थी। क्लियर। उससे भी सोसाइटी के अंदर बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट आता। तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने ना तो इसको पिक किया ना इसको पिक किया, इस कुछ पार्ट इसके कुछ पार्ट इसके, ठीक है, यानी कि ना तो फ्लेक्सिबल ज्यादा और ना ही रिजिड ज्यादा। क्लियर। दोनों का बीच का सेंटर, यानी एक हाथ तो मेरा क्या है बिल्कुल रिजिड है, दूसरी तरफ क्या है फ्लेक्सिबल है। तो मैंने क्या एक्सेप्ट किया है, जो सेंटर पॉइंट है उसको, ना तो ज्यादा मैं टफ बनाऊंगा रूल्स और ना ज्यादा इजी बनाऊंगा। क्लियर। तो अब देखिए
अब हमें पता कैसे चलता है कि रिजिड है, फ्लेक्सिबल है, कैसे? देखिए कुछ प्रोविजन जो है हमारे संविधान के वो ऐसे बनाए हैं कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने कि आप उनको बिल्कुल आराम से सिंपल मेजोरिटी से भी पास कर सकते हैं। क्लियर? मान लीजिए जैसे मेरे को अब इस नागरिकता का जो कानून है, ठीक है, देश के जो सिटीजन है उनसे रिलेटेड कोई कानून बना है तो मैं उसको सिंपल मेजोरिटी से पास कर सकता हूँ। क्लियर? इसमें मुझे कोई ज़्यादा टफ नहीं है, रूल्स नहीं देखने हैं। ओके, ये तो हो गया हमारा क्या, फ्लेक्सिबल। दूसरा हो गया टफ, जैसे कि अगर मान लो कोई ऐसी चीज़ है जिसमें सेंटर और स्टेट इनके रिलेशन में इम्पैक्ट पड़ने वाला होगा, तो ऐसे जो रूल्स बनाने हैं, ऐसे कुछ चेंजेस करने हैं, तो मुझे क्या चाहिए, स्पेशल मेजोरिटी चाहिए उनको पास करने के लिए, स्पेशल मेजोरिटी, प्लस में 50% मुझे स्टेट्स की भी मंजूरी चाहिए कि वो भी हामी भरे कि हाँ हमें ये चेंजेस करवाने हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मुझे देखने को मिलता है टफ भी, यहाँ पे देखने को मिलता है थोड़ा सा इजी भी। तो यानी हुआ क्या, हमने क्या किया, सेंटर जो पॉइंट है दोनों का वो पिक किया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। क्लियर? वो ऐसे पॉइंट्स हमने टफ बनाए हैं जो कि सोसाइटी के लिए ज़्यादा आगे चल के इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के हमने क्या किया है, उसको रिजिड बनाया, कुछ को हमने क्या किया, बिल्कुल फ्लेक्सिबल रखा, यानी कि एक सेंटर पॉइंट लेके चले, ना ज़्यादा फ्लेक्सिबल है और ना ज़्यादा हार्ड है। यानी कि जब आप अमेंडमेंट करना चाहते हैं, ऐसा भी नहीं कि आप अमेंड ही ना कर सके संविधान को, के लिए अमेंडमेंट संशोधन, ऐसा भी ना हो कि आप संविधान के अंदर कुछ चेंजेस करना चाहते हैं लेकिन वो संशोधन कर ही नहीं पाएंगे। क्लियर? क्योंकि जब नेहरू जी ने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में ये बोला था कि देखिए हम चाहते तो हैं कि संविधान ऐसा बने कि उसमें आने वाले टाइम में हमें चेंजेस करनी ना पड़े, हम चाहते हैं ऐसा संविधान बने, लेकिन उन्होंने बोला, नेहरू जी की बता रहा हूँ मैं, अगर आप ये कॉन्स्टिट्यूशन डिबेट्स पढ़ेंगे तो उसमें मिल जाएगा आपको। तो उसमें लिखा हुआ था, उन्होंने असेंबली में बोला, बट हमें पता है कि टाइम के अकॉर्डिंग जो है सिचुएशन चेंज होंगे, अगर हम ऐसा संविधान बना दें जो कि आगे चल के हमारे जो गवर्नमेंट रन करेंगे एग्जीक्यूटिव वो उसको चेंज ही ना कर पाए, तो इससे होगा क्या, सोसाइटी एकदम कहते हैं ना मूव ही नहीं करेगी नेक्स्ट आगे। तो इससे होगा क्या, आपकी सोसाइटी एक तरीके से डेड सोसाइटी हो जाएगी। क्लियर? ऑर्गेनिक सोसाइटी नहीं रहेगी। ये तो हो गया अब हमारा थर्ड पॉइंट। अब आता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। देखिए इस पे ना क्वेश्चंस आए हैं। क्लियर? तो इन पॉइंट्स को ऐसा नहीं कि आप ये सिंपल पॉइंट्स लग रहे हैं आपको, प्रीलिम्स के अंदर ये इनके ऊपर क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे अच्छे बने भी है। अभी जैसे 2017 में से रिलेटेड क्वेश्चन आ रखा था, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज कि क्या होती है। ठीक है, देखिए दो तरीके की गवर्नमेंट होती है, एक तो होती है पार्लियामेंट्री, क्लियर, जिसको हम संसदीय बोलते हैं। दूसरा एक होती है प्रेसिडेंशियल, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और एक होती है पार्लियामेंट्री। एक और होती है ऑटोक्रेटिक, उसको उसमें क्या होता है, उसमें कोई भी रूल नहीं होता, उसमें बस एक ही पर्टिकुलर जो पर्सन है वो ही रूल करता है अपने मन के अकॉर्डिंग। क्लियर? तो हम बस मेनली ये डिस्कस करते हैं पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल। देखिए पार्लियामेंट्री में क्या होती है, एक लीडर होता है, क्लियर, वो ही क्या करेगा, आपके पूरे गवर्नमेंट को रन करेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्राइम मिनिस्टर, और स्टेट्स में उसको क्या बोलते हैं, चीफ मिनिस्टर। ओके। दूसरा कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, जो हाउस है उसके जो मेंबर है, कैबिनेट मेंबर्स हैं, सारे मेंबर्स की अपने आपस में क्या होगी, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। क्लियर? ऐसा नहीं है कि पीएम ने कोई लॉ पास करवाया, बाकी मेंबर्स जो कह रहे हैं कि नहीं हमारी तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। क्लियर? पीएम ने एक्ट पास करवाया तो पीएम रिस्पॉन्सिबल होगा। क्लियर? बट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या बोलते हैं, जो भी लॉ बनेगा पार्लियामेंट के अंदर उसके लिए सारे मेंबर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होंगे। क्लियर? उसके बाद यहाँ पे देखिए जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो कैसा होगा, रिटन होगा। क्लियर? अब देखिए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो हमने पिक किया है वो कहाँ से क्या है, जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, सेम वहीं से लिया है। लेकिन उसमें एक चेंजेस क्या है, ब्रिटिश की जो पार्लियामेंट है वो सॉवरेन है, यानी कि उसको पावर काफी ज्यादा मिली हुई है एज कंपेयर टू इंडियन पार्लियामेंट के। क्लियर? बट हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स है उन्होंने पार्लियामेंट को सॉवरेन नहीं बनाया है। क्लियर? क्योंकि हमें पता है जो भी पार्लियामेंट लॉ बनाती है, क्लियर, अगर हमें लगता है कि ये लॉ हमारे अगेंस्ट काम कर सकता है, सोसाइटी के अगेंस्ट, क्लियर, किसी के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, तो हम सुप्रीम कोर्ट में उसको चैलेंज कर सकते हैं। अब आपको पता है सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, उसको जीरो से एकदम रीड आउट करती है, कॉन्स्टिट्यूशन के रेफरेंस देखती है कि क्या इससे पीछे कोई ऑलरेडी कोई केस हुआ है, नहीं हुआ है। ठीक है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स क्या चाहते थे उस टाइम, ये सब कुछ डिस्कस करने के बाद
ओके, रीड आउट करने के बाद फिर वो देखते हैं कि ये अगर लॉ जो हमारा संविधान बोलता है उस पर खरा उतरता है या नहीं उतरता है। अगर नहीं तो उसको क्या करेंगे, नल एंड वॉइड बोलेंगे और उसको कैंसिल कर देंगे लॉ को। क्लियर। तो यहां से हुआ क्या, हमारी जो पार्लियामेंट है वो सॉवरेन नहीं है। क्लियर, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट है वो इसके लॉ को कैंसिल आउट कर सकता है। क्लियर। बट ब्रिटेन के अंदर ऐसा नहीं है, ब्रिटेन की पार्लियामेंट सॉवरेन है, जो रूल बनाएगी, जो लॉ बनाएगी, जो वहां की सुप्रीम कोर्ट है उसको कुछ नहीं कर सकती वो। क्लियर। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने ऐसा इसको नहीं बनाया। अब आता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। एक चीज इसमें और है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म में गवर्नमेंट में क्या होता है, कोऑपरेशन की फीलिंग होती है। क्लियर। एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव के बीच में जो क्या होता है, कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन की फीलिंग होती है। अब होता क्या है, देखिए मैं अभी आपको ये 3 वर्ड होते हैं वो भी समझाऊंगा कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी ये होते क्या है। देखिए प्रेसिडेंशियल फॉर्म में गवर्नमेंट में क्या होता है, जो 3 ऑर्गन्स होते हैं किसी भी गवर्नमेंट के। क्लियर। किसी भी जो कंट्री होती है उसके 3 ऑर्गन्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटर और जुडिशरी। क्लियर। अब देखिए ये तीनों ऑर्गन्स जो हैं प्रेसिडेंशियल फॉर्म में गवर्नमेंट में क्या करते हैं, ये सेपरेट होते हैं। क्लियर। ये अपना अलग काम करेगा, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर अलग काम करेगा, जुडिशरी अलग काम करेगा, इनका आपस में कोई तालमेल नहीं होता। लेकिन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होगा, ये तीनों आपस में कोऑपरेट करेंगे। हाँ, जुडिशरी अलग रहती है पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, लेकिन जो आपका एग्जीक्यूटिव है और जो आपका लेजिस्लेचर है ये आपस में क्या करते हैं, कोऑर्डिनेशन करते हैं, काम करते हैं। लेकिन जुडिशरी यहाँ भी सेपरेट करती है काम और यहाँ पे भी सेपरेट करती है। ये थोड़ा सा कॉमन पॉइंट इन दोनों में। उसके बाद अब आपको मैं बताता हूँ कि तीनों पॉइंट्स होते क्या है, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। कुछ बच्चे, हालांकि बच्चों को पता भी होगा कुछ को, लेकिन क्या होता है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल जीरो से पढ़ना चाहते हैं। क्लियर। तो उनके लिए मैं ये बता देता हूँ कि होता क्या है। देखिए 3 पिलर्स होते हैं किसी भी डेमोक्रेसी के अंदर। एक तो होता है आपका एग्जीक्यूटिव। क्लियर। दूसरा होता है आपका लेजिस्लेटिव, फिर होता है आपका जुडिशरी, और एक अभी और 4th पिलर जो बताया जाता है वो क्या है आपका, मीडिया। डेमोक्रेसी का 4th पिलर जो अभी मॉडर्न टाइम्स में बताया जाता है वो है मीडिया। लेकिन हम बात करते हैं सिर्फ इन 3 पिलर्स की। क्लियर। मीडिया आपको पता है, जो आज आपको न्यूज़पेपर, जो आपको टीवी पे देखने को मिलता है। अब बात करते हैं एग्जीक्यूटिव। देखिए एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है, पार्लियामेंट से लॉ पास हुआ। क्लियर। पार्लियामेंट से लॉ पास हुआ, पार्लियामेंट ने रूल्स एंड रेगुलेशंस बना दिए। अब ये क्या करेंगे, इसको एग्जीक्यूट करवाएंगे ऑन ग्राउंड। जैसे मान लीजिए पार्लियामेंट ने लॉ पास किया कि आज से पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर शराब बंदी है, यानी कि आज से कोई भी शराब नहीं पिएगा, कोई भी तंबाकू का सेवन नहीं करेगा, ऐसा कुछ बना दिया। अब ठीक है, आपने तो बना दिया पार्लियामेंट ने, लेकिन उसको एग्जीक्यूट कौन करवाएगा ऑन ग्राउंड। तो जो आपके सिविल सर्वेंट्स होते हैं, जैसे आईएएस हो गए, आईपीएस ऑफिसर्स हो गए। क्लियर। ये क्या करते हैं, जो भी लॉ बनाती है पार्लियामेंट उसको एग्जीक्यूट करवाते हैं। तो इनको हम क्या बोलते हैं, जो आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं इनको हम बोलते हैं एग्जीक्यूटिव। क्लियर। उसके बाद लेजिस्लेटिव, जैसे पार्लियामेंट जो लॉ बनाती है, अब पार्लियामेंट ऐसा तो नहीं जो पार्लियामेंट की बिल्डिंग है, क्लियर, वो खुद ही बनाती है, उसके अंदर मेंबर आते हैं, जैसे एमपीज जो होते हैं, क्लियर, राज्यसभा, लोकसभा, उसके अंदर मेंबर्स होते हैं। वो मेंबर्स क्या करते हैं, बिल लेके आते हैं, बिल से वो क्या बनाते हैं, आगे फर्दर एक्ट बनाते हैं, कानून। अब देखिए ये क्या करते हैं, जो इसके मेंबर होते हैं, जो पार्लियामेंट में बैठते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, लेजिस्लेटर, यानी कि कानून बनाने वाले। क्लियर। अब यहां पे देखिए इनका काम क्या था, कानून बनाना, इनका काम क्या था, कानून को ग्राउंड पे इंप्लीमेंट करवाना। अब यहां पे है ना, जो ये पार्लियामेंट हमारे जो एमपीज हैं, ये इनको हम क्या बोलते हैं, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। क्या बोलते हैं, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। क्लियर। तो आपको कई बार क्या है ना, जो मिनिस्टर है उसको भी एग्जीक्यूटिव बोलते हुए कहीं पे मिलेगा। ठीक है। तो उसको आपको ये नहीं कंफ्यूज होना कि सर ने तो बोला था कि जो सिविल सर्वेंट्स है वो एग्जीक्यूटिव है, बट यहाँ तो इनको भी एग्जीक्यूटिव बोला है, लेकिन वो एग्जीक्यूटिव कौन से है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। क्लियर। क्योंकि कुछ काम ऐसे होते हैं जो कि ये भी अपनी अपनी जो टेरिटरी है, कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उनके अंदर इंप्लीमेंट करवाते हैं। क्लियर। विद द हेल्प ऑफ दीज एग्जीक्यूटिव। ओके। अब बात आती है जुडिशरी की। देखिए जुडिशरी जो होती है, न्यायपालिका, इसका काम क्या होता है, लोगों को न्याय देना। क्लियर। अब ऐसा नहीं है कि जैसे मान लीजिए पार्लियामेंट जो भी लॉ पास करती है, तो जुडिशरी का काम ये नहीं है कि हर एक लॉ को वो
नल एंड वॉइड कर दे। क्लियर? जब भी कभी भी याद रखना, कानून बनता है देश के अंदर तो सुप्रीम कोर्ट जो है, हाई कोर्ट है, वो ये मान के चलते कि जो लॉ है वो सही बना है। ठीक है? अनटिल और अनलेस उसको चैलेंज ना करे कोई। मान लीजिए कोई लॉ बन गया, और सुप्रीम कोर्ट अब खुद चैलेंज नहीं करेगी उस लॉ को, कोई पिटीशन डालेगा उसके अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और वो बताएगा कि देखिए ये इसमें ना लूप होल्स हैं इस लॉ के अंदर, तो हम चाहते हैं कि आप इसको थॉरली देखें और फिर इसको आप अपनी जो है जजमेंट दें। तो तब जाके सुप्रीम कोर्ट जो है ना यहाँ पे अपनी वर्डिक्ट देती है। अब सुप्रीम कोर्ट का काम क्या है? देखिए होता क्या है कि मान लीजिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने हमें फंडामेंटल राइट्स दे रखे हैं। क्लियर? तो फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं कि वो एग्जीक्यूटिव कोई मनमाना काम ना करे, कोई मनमाना कानून ना बनाए। ठीक है? अपना जैसे हिटलर ने काम किया था कि अपनी पूरी टायरनी दिखा देते कि जो उसने मन में आया, ठीक है, एकदम से संसद को ठप कर दिया। तो ऐसा ना हो कि आने वाले नेक्स्ट टाइम में हमारे देश में भी कुछ ऐसा हो। तो हमें क्या मिले हुए? फंडामेंटल राइट्स। अब ये फंडामेंटल राइट्स जो है हमें ये इंश्योर करते हैं कि देखो आपको ये चीज़ें जो है आपको देश में आपकी जो गवर्नमेंट है वो देगी ही देगी। क्लियर? जैसे आपको राइट टू लाइफ हो गया, उसके बाद राइट टू इक्वालिटी हो गया। तो अब देखिए कहीं ऐसा ना हो कि कोई कानून ऐसा बना दे जो लेजिस्लेटर है वो आपका इसको वायलेट करे, फंडामेंटल राइट को। क्लियर? अगर ऐसा कुछ बनता है तो हम क्या जुडिशरी के पास जाते हैं और उसको चैलेंज करते हैं। क्लियर? यहां तक आपको समझ में आ गया? जुडिशरी, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव तीन जो ऑर्गन्स हैं उनका काम क्या होता है। क्लियर? और जो मीडिया है इसका बेसिकली काम क्या होता है? ट्रुथ बताना, यानी कि सच्चाई बताना कि जो लॉ बना है उसका इम्पैक्ट जो है सोसाइटी पे क्या रहा है उसका सच्चाई बताना, ये है मीडिया का काम। ठीक है? अब देखिए कुछ बच्चे जो है ना जस्ट पॉलिटी में पढ़ते हैं वो एक डिबेट जो कहते हैं ना फॉल्स डिबेट के अंदर चले जाते हैं। कैसे? वो ये कहते हैं कि सर आपने बोला ट्रूथ, लेकिन कहाँ, मीडिया तो मतलब आपको पता है कैसे क्या क्या दिखाती है। देखो बच्चों हमें क्या करना है, हमें सिर्फ समझना है, कंसेप्ट को समझना है। क्लियर? हमें अपना जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके लिए पढ़ना है, ना कि हमें जो कहते हैं ना कि इधर उधर की फालतू बातों में घुसना है। होता क्या है जैसे हम दूसरे मैटर्स के अंदर चले जाते हैं तो हमारा फोकस हट जाता है, लेकिन हमें अपना फोकस लूज नहीं करना है। क्लियर? चलिए अब उसके बाद जो हमारा है नेक्स्ट पॉइंट वो कौन सा है? फिफ्थ पॉइंट, फेडरल एज वेल एज यूनिटरी। देखिए एक टाइम मैंने आपको बताया था कि जब नेहरू जी ने आपको जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लेके आए थे उन्होंने बोला था कि इंडिया दैट शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा। अब देखिए दो चीजें होती हैं, एक तो होता है फेडरेशन और एक होता है यूनियन। क्लियर? यूनियन नहीं, यहां पे यूनिटरी कर देता हूं, फेडरेशन और यूनिटरी। देखिए दोनों में फर्क क्या है? फेडरेशन का मतलब ये होता है कि मान लीजिए जैसे आज इंडिया के अंदर 28 स्टेट्स हैं और सेंटर में एक गवर्नमेंट है। फेडरेशन में यह होगा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपना अलग काम करेगी, स्टेट्स के अंदर वो ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं करेगा। क्लियर? उसके बाद स्टेट्स जो है वो अपना काम खुद करेंगे, सेंटर के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे। हाँ ठीक है, कुछ मैटर्स होंगे जिनमें वो थोड़ा बहुत कोऑपरेट करते हैं बट सब में नहीं, मेजोरिटी में नहीं। इसमें क्या होता है जैसे यूएसए के अंदर आज 50 स्टेट हैं, 50 स्टेट्स हैं। क्लियर? अब 50 स्टेट्स जब ये बने थे ऐसा नहीं कि ये स्टार्टिंग से ही ऐसे हैं, स्टार्टिंग में इनकी 13 कॉलोनीज थी, 13 कॉलोनीज थी। ठीक है? ये मैं बात कर रहा हूँ अर्ली 18th सेंचुरी की बात, जब 13 कॉलोनी थी ब्रिटिश के यहाँ पे। अब ये 13 कॉलोनी आगे चल करके जो ब्रिटिशर्स है, ठीक है, जब वो उनके ऊपर मनमानी करना चाहते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री में हम इसको अच्छे से देखेंगे तो होता क्या है कि ये ना अपने आप को इंडिपेंडेंट करवाते हैं ब्रिटिशर्स से। धीरे धीरे क्या होता है कि कॉलोनीज जो अपने आगे और बढ़ाते हैं एरिया वाइज, तो आगे चल के ये बन जाती हैं 50 स्टेट्स। लेकिन अब इन्होंने क्या सोचा कि देखो अगर हम इंडिपेंडेंटली अगर एक एक स्टेट अलग अलग रहेंगे तो कोई भी बाहर की पावर आकर के हमें डिफीट करेगी और कोई ना कोई दोबारा फिर हम पे रूल करेगा। तो क्यों ना हम ऐसा एक एग्रीमेंट करते हैं। क्लियर? कि देखिए जब डिफेंस की बात आएगी तो हमारे को क्या है, हम सब इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है? जब कोई हम पे अटैक करेगा हम सब इकट्ठे होकर फाइट करेंगे। लेकिन अदरवाइज क्या होगा, जैसे लॉ बनाने का काम है तो हम अपना स्टेट के अकॉर्डिंग अलग अलग बनाएंगे। सिटीजनशिप नागरिकता है, हम अपने लोगों को अलग अलग सिटीजनशिप देंगे। क्लियर? तो ये जो है ये फेडरेशन के अंदर होता है कि आपका सेंटर अलग काम करेगा, स्टेट अलग काम करेगा। ठीक है? दोनों आपस में कोई इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। जैसे यूएसए का इसमें एग्जाम्पल आता है। अब इंडिया जो है, इंडिया में हमें क्या देखने को मिलता है, हम देखते हैं कि स्टेट्स भी हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट भी है। ठीक है? यानी कि हम कह सकते हैं कि स्टेट भी है और सेंटर भी है, तो फेडरेशन का जैसा हो गया। लेकिन हम क्या देखते हैं, कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जो कि जैसे इमरजेंसी प्रोविजन हो गए,
क्लियर। उसके बाद में आपका गवर्नर का जो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं स्टेट के अंदर, गवर्नर का जो अपॉइंटमेंट है, कुछ ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि हम जब उनको देखते हैं, अब जैसे इमरजेंसी क्या होता है, इमरजेंसी में आपने देखा होगा कि जब नेशनल इमरजेंसी लगती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट सारे स्टेट्स को अपने अंदर ले लेती है, क्लियर। अब सेंट्रल गवर्नमेंट उस टाइम ऑल पावरफुल बॉडी बन जाती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि देखिए यहाँ पे फेडरेशन का भी दिखता है हमें, सेंट्रल और स्टेट्स अलग अलग भी काम करते हैं, ठीक है। हमने देखा है कि स्टेट्स खुद के भी कानून बनाते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट भी बनाती है, लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे आते हैं जैसे इमरजेंसी हो गया, गवर्नमेंट का अपॉइंटमेंट हो गया, जब हम ऐसे पॉइंट्स देखते हैं तो हमें लगता है कि यार ये तो यूनिटरी है, क्लियर। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने फेडरेशन के भी कुछ पॉइंट्स इंक्लूड किए हैं और कुछ यूनिटरी के भी, क्लियर। अब यहाँ पे ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो कैसा है, ना तो वो कंप्लीटली फेडरेशन है और ना ही कंप्लीटली यूनिटरी है, वो दोनों का कॉमन है, क्लियर। कुछ हमने क्या इंक्लूड किया हुआ है, आपका पार्लियामेंट्री यूनिटरी फॉर्म, और कुछ हमने फेडरेशन यूज किया हुआ है, क्लियर। अब बात आती है नेक्स्ट पॉइंट की, ये हो गया हमारा, ये भी हो गया, सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। देखिए दो चीजें हैं, पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी, पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी, और एक है आपका जुडिशियल सुप्रीमेसी, ठीक है। अब देखो मैंने आपको बताया था ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है वो सुप्रीम है, जो कानून बनाएगी सुप्रीम कोर्ट, वहां की जो जुडिशरी है कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करेगी, क्लियर। ये मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर इसमें इनिशियली मैंने आपको बताया था। जुडिशियल सुप्रीमेसी जो कंसेप्ट है ये आता है आपका अमेरिका से। अमेरिका में क्या होता है कि जैसे वहां का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, जो भी सुप्रीम कोर्ट बोलेगी वही उनका जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पॉइंट्स आ जाते हैं, क्लियर। आज जब हम देखते हैं जब यूएसए का जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उसके अंदर सिर्फ 7 आर्टिकल थे, क्लियर। कितने? ओनली 7। और जब हमारा इंडिया का बना था, यानी भारत का जब बना था, तो हमारे में कितने थे? 395 आर्टिकल्स। अब देखिए कहाँ 7 और कहाँ 395, क्लियर। अब देखिए जुडिशियल सुप्रीमेसी का मतलब यह है कि जो आपकी सुप्रीम कोर्ट है वो इतनी पावरफुल होगी, वो जो बोलेगी गवर्नमेंट को सब कुछ मानना पड़ेगा, क्लियर। इसलिए देख लेना कि जो आपकी यूएसए की सुप्रीम कोर्ट है वो इतनी पावरफुल है, वो चाहे तो आपके जो लेजिस्लेटिव कांग्रेस है उनके वहाँ पे, ठीक है, जैसे हम यहाँ पे एक पार्लियामेंट को संसद बोलते हैं ना, वहाँ पे क्या बोलते हैं उसको? कांग्रेस, क्लियर। जो वहाँ की कांग्रेस है कुछ भी लॉ बनाएगी, जुडिशरी कभी भी उसको अपने आप उसको नल एंड वॉइड कर देगी, क्लियर। तो ये वहाँ की पावर है। लेकिन अब देखिए मैंने आपको क्या बताया था, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने दोनों कॉन्स्टिट्यूशन को पिक किया, क्लियर। लेकिन उन्होंने देखा कि अगर हम पार्लियामेंट को सुप्रीम बनाते हैं तो कल को पार्लियामेंट के अंदर जो मेंबर लॉ बनाएंगे वो तो हिटलर वाला काम कर देंगे, क्लियर। कुछ भी बना सकते हैं वो तो। लेकिन यहाँ पे अगर हम सुप्रीम कोर्ट को अगर पूरी पावर देते हैं तो कल को ऐसा होगा कि जो हमारे एग्जीक्यूटिव हैं वो कुछ काम ही नहीं कर पाएंगे, क्लियर, लॉ ही नहीं बना पाएंगे। तो इसलिए क्या किया गया, हमारे सुप्रीम जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने दोनों का मिक्सचर इंक्लूड किया। उसमें क्या बोला गया, पार्लियामेंट का काम है लॉ बनाना, वो लॉ बनाएगी, ठीक है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जो है वो जजमेंट देगी ही देगी, वो उसका काम है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट, मैंने आपको क्या बताया, फर्स्ट इंस्टेंस में जजमेंट नहीं देगी जब तक कि कोई या तो लॉयर या कोई आम इंसान उसको पिटीशन डाल के दायर ना करे सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि हमें ये इसमें प्रॉब्लम लग रही है, आप इसको जजमेंट को जो वर्डिक्ट है उसमें अपनी पहले स्टेटमेंट को देखें कि जो लॉ है कहाँ स्टैंड करता है, क्लियर। उसके बाद अपनी वर्डिक्ट दीजिए कि क्या वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग बना है या नहीं बना है, क्लियर। तो जब CAA जो लॉ हमारा बना था, एक्ट बना था, उसमें आपने देखा होगा बहुत से लोगों ने पिटीशन डाली, क्लियर। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो है अभी से इसके ऊपर अपनी जो फाइनल वर्डिक्ट अभी से नहीं दी है, क्लियर। अभी जैसे आधार एक्ट बना था उसके ऊपर क्या था, सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी लोगों ने पिटीशन डाली, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट भी दी, क्लियर। तो इससे होता क्या है कि हम जो सुप्रीम कोर्ट है वो ऑल पावरफुल नहीं है कि जैसे ही पार्लियामेंट ने लॉ बनाया सुप्रीम कोर्ट के लिए लाओ भाई, है ऐसे तो नहीं है कि लाओ भाई अपना लॉ का पहले कागज मुझे दिखाओ, उसके बाद देखते हैं कि क्या इसको पास करना है कि नहीं बना है। फिर तो क्या हो गया, पार्लियामेंट का कोई काम ही नहीं है, फिर तो ऐसा बोलेंगे भाई आप ही लॉ बना दीजिए, क्लियर। तो इसलिए क्या है, ना तो ये ज़्यादा पावरफुल रखी है हमने पार्लियामेंट को और ना ही सुप्रीम कोर्ट को, दोनों को साथ में कोऑपरेट करके लेके चले, क्लियर।
चलिए उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो अब हमारा आता है वो है इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। देखिए मैंने अभी आपको क्या बताया था कि जो यूएसए था उसकी सुप्रीम कोर्ट कैसी है, वो इंडिपेंडेंटली काम करती है एज, और जो उनके हाई कोर्ट है यानी स्टेट्स के जो कोर्ट हैं, जैसे मान लो 50 स्टेट्स हैं तो वहाँ पे क्या होंगी 50 ही उनकी क्या होंगी स्टेट कोर्ट्स होंगी। जैसे जहाँ हम उसको आज अपने कंट्री में क्या बोलते हैं हाई कोर्ट, ऐसी वहाँ पे क्या होती है स्टेट कोर्ट्स। तो 50 राज्यों की 50 अपने अलग अलग कोर्ट होंगी, क्लियर। और एक है फेडरल कोर्ट जो जिसको हम क्या बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट, क्लियर। अब ये जो फेडरल कोर्ट है और जो ये 50 स्टेट कोर्ट है ये सारी आपस में क्या होंगी इंडिपेंडेंटली काम करेगी, क्लियर। जो इसका लॉ होगा वो फेडरल लॉ है उसको इंप्लीमेंट करवाएगी, जो स्टेट कोर्ट है वो स्टेट के लॉज को इंप्लीमेंट करवाएगी, क्लियर। तो ये ना तो फेडरल कोर्ट इनके काम में इंटरफेरेंस करती है, ना ही स्टेट कोर्ट्स फेडरल जो सुप्रीम कोर्ट है वहाँ की उसके काम में। अब देखिए इससे होता क्या है, वहाँ पे ऐसा नहीं है कि एक ही जैसे लॉ इंप्लीमेंट होते हैं, क्लियर। हो सकता है वहाँ पे जो आपका न्यूयॉर्क सिटी है, ठीक है, न्यूयॉर्क स्टेट जो है वहाँ पे लॉ हो सकता है कुछ अलग हो सकता है एज कम्पेयर टू जो आपका डेलावेयर वहाँ का स्टेट है, क्लियर। तो बट अब इंडिया के अंदर क्या होता है, इंडिया के अंदर हमारी जुडिशरी जो है वो टॉप टू बॉटम अप्रोच करती है, क्लियर। टॉप टू बॉटम कैसे, सुप्रीम कोर्ट होती है सबसे ऊपर, क्लियर। चलो मैं थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ क्योंकि आज लगता है मैं थोड़ा छोटा दोबारा लिखने लग गया, फिर बच्चे कहेंगे कि सर दिख नहीं रहा है, क्लियर। देखिए सुप्रीम कोर्ट जो है वो होती है आपकी टॉप पे। अब उसके बाद फिर उसके नीचे आती है हाई कोर्ट जो स्टेट्स के अंदर होती है। उसके बाद फिर हाई कोर्ट के नीचे क्या आता है आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, क्लियर। अब हम यहाँ पे क्या फॉलो कर रहे हैं, हम टॉप टू बॉटम फॉलो कर रहे हैं, यानी सबसे ऊपर आपकी आती है क्या सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद स्टेट्स के अंदर क्या आती है हाई कोर्ट, फिर आपकी आती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और फिर आती है क्या सबऑर्डिनेट कोर्ट। अब देखिए यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हाई कोर्ट का मन करेगा कि नहीं मेरे को तो बिहार के अंदर ये जो पटना हाई कोर्ट है वो कहेगी कि नहीं मेरे को तो बिहार के लिए ये लॉ पास करवाना है, ठीक है, ऐसा तो नहीं है ना। मान लीजिए यहाँ पे चंडीगढ़ और पंजाब और चंडीगढ़ हाई कोर्ट जो है, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, वो ये कहेगी कि भाई पंजाब और हरियाणा हम चाहते हैं कि कुछ ऐसा कानून बने, ऐसा तो नहीं कर सकते ना। हम क्या करते हैं सुप्रीम कोर्ट जो लॉ देती है वो ऑल ओवर इंडिया में लागू होता है, क्लियर। हाई कोर्ट जो देती है, क्लियर, वो एक स्टेट में पर्टिकुलर ना लग करके वो भी क्या होता है अगर चाहें तो दूसरे स्टेट्स में भी वो इंप्लीमेंट हो सकता है ऑल ओवर इंडिया में। ऐसे ही डिस्ट्रिक्ट जो कोर्ट है, क्लियर, वो क्या करती है वो सिर्फ जो कॉन्स्टिट्यूशन मैटर है उनके ऊपर वर्डिक्ट नहीं देती है, वो सिर्फ जो नॉर्मल आपके सिविल मैटर है क्रिमिनल मैटर है उसके लिए बनाई जाती है, ऐसे ही सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं। बट जो सुप्रीम कोर्ट है वो आपका सिविल और क्रिमिनल मैटर्स के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स को भी देखती है, सिमिलरली हाई कोर्ट भी, क्लियर। इनकेस अगर हाई कोर्ट ने मान लो कोई जजमेंट दी लेकिन मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ उस उनकी जो जजमेंट से, मैं जाऊँगा सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, सुप्रीम कोर्ट रीड आउट करेगी और बोलेगी कि हाई कोर्ट अगर सही है तो वो हाई कोर्ट के जजमेंट को रिटेन रखेगी। अगर उन्होंने लगा कि यहाँ पे इन्होंने कोई थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट किया वर्डिक्ट के अंदर तो ये क्या करेंगे उसको वर्डिक्ट को खत्म करके अपनी एक नई वर्डिक्ट देंगे। और वो फिर जो है मान लीजिए जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है जैसे आधार एक्ट, अगर वो उसमें अगर गवर्नमेंट ने कोई मान लो अगर छोटी सी भी गलती की तो वो गवर्नमेंट के लिए एक वर्डिक्ट देगी कि आप इसको ऐसे ऐसे दोबारा लॉ बनाइए और उसमें ये है ना अमेंड करके चेंजेस करिए, तो वो फिर क्या होगा फिर ऑल ओवर इंडिया में लागू हो जाएगा। लेकिन हमने यहाँ क्या देखा था, जो फेडरल कोर्ट थी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट यूएसए की, वो सिर्फ और सिर्फ फेडरल जो लॉज है, ठीक है, जो कांग्रेस बनाती है उसको इंप्लीमेंट करवाएगी, ठीक है, जरूरी नहीं वो सारे स्टेट्स में इंप्लीमेंट हो। उसके बाद जो ये स्टेट्स हैं ये पर्टिकुलर अपने अपने जगह में कि मान लीजिए वहाँ की जो सोसाइटी है वहाँ पे लोग क्या चाहते हैं उस पर्टिकुलर स्टेट की, तो वो उसके अकॉर्डिंग जो है वो लॉज को इंप्लीमेंट करवाते हैं, क्लियर। लेकिन हमने अपने सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन में क्या देखा है कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है यहाँ पे जो जुडिशरी है वो कैसी है, एक तो है वो क्या इंटीग्रेटेड, अलग तो नहीं है ना भाई, सुप्रीम कोर्ट के नीचे ही तो वर्क करते हैं सारे। मान लीजिए ये मैंने आपको टॉप टू बॉटम बना के दिखाया था अभी थोड़ी देर पहले, उसमें क्या था सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है, उसके नीचे हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर सब ऑर्डिनेट कोर्ट और उसके बाद छोटे और जो आपकी कचहरियाँ होती हैं, क्लियर। तो अब हमारे कंट्री के अंदर इंटीग्रेटेड बनाया गया है, क्लियर। अगर बनाया जाता है जैसे वहाँ पे है तो होता क्या हर स्टेट इधर भाग रहा होता, एक स्टेट इधर भाग रहा होता, क्लियर। लेकिन मैंने वो क्या बताया था वहाँ की सोसाइटी कैसी है, होमोजीनियस है। होमोजीनियस होने की वजह से क्या होता है कि वो इतने ज़्यादा उनको इम्पैक्ट नहीं करता है, क्लियर। दूसरा उनकी सोसाइटी एडवांस है, क्लियर।
आज भी जैसे हम देखते हैं हमारी सोसाइटी के अंदर उतने लोग अभी से लिटरेट हुए नहीं है जितने वहाँ पे लिटरेसी रेट है। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है हमारा वो है, ये हो गया इंटीग्रेटेड इंडिपेंडेंट जुडिशरी हो गया, फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज एंड एपीएसपी। देखिए ये जो 3 पॉइंट्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कहते हैं ना कि इंपॉर्टेंट फीचर्स वो ये हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि फंडामेंटल राइट्स की बात करता हूं, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं यहाँ पे। उसके बाद आपका है डीपीएसपी जिसकी फुल फॉर्म है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, क्लियर। उसके बाद में आपका आता है फंडामेंटल ड्यूटीज। देखिए फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, ये जो कंसेप्ट है हमने बोरो किया है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। वहां पे इसको बोलते हैं बिल ऑफ राइट्स और हम यहाँ पे बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स, यानी मूलभूत यानी कि मौलिक जो आपके अधिकार है वो। अब देखिए ये कंसेप्ट आया कहाँ से, जब अमेरिका के अंदर वहाँ पे उनका सिविल वॉर हो रहा था, ठीक है, जब ब्लैक्स एंड वाइट्स आपस में फाइट कर रहे थे, तो वहाँ पे क्या था कि जो वहाँ के उस टाइम जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे उन्होंने बोला कि देखिए कुछ तो ऐसे होने चाहिए अधिकार जो कि कॉन्स्टिट्यूशन या कंट्री के जो भी उस टाइम गवर्नमेंट होगी वो उनसे छीन ना सके। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ, ठीक है, मुझे अच्छा लगता है पढ़ाना, तो मैं आपको पढ़ा सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं गवर्नमेंट से जाके अप्रूवल लूँ, क्लियर। तो ये क्या हो गया, मेरा फंडामेंटल राइट है, अगर मुझे जो प्रोफेशन करना है मैं उस प्रोफेशन को अपने अकॉर्डिंग कर सकता हूँ स्टार्ट, क्लियर। इसमें मुझे गवर्नमेंट से कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, ये मेरा फंडामेंटल राइट है। उसके बाद अगर किसी को लॉयर का प्रोफेशन अच्छा लगता है वो लॉयर बन सकता है, सिमिलरली डॉक्टर को डॉक्टर बन सकता है, क्लियर। अब ये फंडामेंटल राइट जो थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने हमें भी दिए। अब ये फंडामेंटल राइट्स हमारे जो संविधान निर्माता थे उन्होंने जो हमें दिए इनिशियली वो थे कितने, टोटल 7, बट आज जब हम देखते हैं ये 7 ना रह करके कितने हैं अभी 6, 7 से अभी हमारे कितने रह गए हमारे पास ओनली 6। अभी कौन कौन से हैं, सबसे पहले आता है आपका फंडामेंटल राइट जो है वो है राइट टू इक्वालिटी। अभी हम जो ये क्या कर रहे हैं इंपॉर्टेंट फीचर्स पढ़ रहे हैं, क्लियर। मैं आपको अभी डिटेल नहीं बताऊंगा एक एक आर्टिकल्स को, ये जब हम पर्टिकुलर इस चैप्टर पे आएंगे फंडामेंटल राइट्स के उसमें डिस्कस करूंगा, क्लियर। अब देखिए राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी में क्या है, ये आर्टिकल डील करते हैं 14 to 18। इसमें ना आपके टोटल 5 आर्टिकल्स हैं जो कि राइट टू इक्वालिटी क्या क्या होगी उसमें, ठीक है, वो सब कुछ बताया गया है। उसके बाद में फिर आता है आपका राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम। यहां पे कौन कौन से आर्टिकल आते हैं, 19 से लेके 22 तक ये आते हैं हमारे राइट टू फ्रीडम है। इसमें बताया जाता है कि हमें किस किस की आजादी होगी, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है थर्ड राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन यानी कि शोषण के विरुद्ध आपका अधिकार। अब देखिए मान लीजिए आप कहीं पे काम करते हैं, किसी कंपनी में काम करते हैं, क्लियर, वहां का जो आपका बॉस है वो आपको अगर एक्सप्लॉइट करता है तो आप जाकर के उनके ऊपर केस कर सकते हैं कि आपको राइट मिला, फंडामेंटल राइट है, आपका कोई शोषण नहीं कर सकता है, क्लियर, वर्किंग प्लेसेस में। तो जैसे हम देखते हैं जैसे विमेंस में उनके ऊपर आपने कई बार जजमेंट सुनी होगी सुप्रीम कोर्ट की, ठीक है, विशाखा गाइडलाइंस, तो उसमें क्या बताया गया कि विमेन जो वर्किंग प्लेसेस में सेफ नहीं है, ठीक है, उन्हें डर ये रहता है कि उनका एक्सप्लॉइटेशन किया जाता है, क्लियर। क्योंकि जो हम देखते हैं सोसाइटी के अंदर जो आज भी मेल डोमिनेंट है, वहां पे क्या होता है कि जो मेल है वो अभी भी यही सोचता है कि हम विमेन को दबा के रखें, ठीक है, इनका एक्सप्लॉइटेशन करें। तो अगर ऐसा कोई कहीं पे भी होता है तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन में ये राइट दिया गया है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाके पिटीशन लगा सकते हैं, क्लियर। अब देखिए राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन इसमें कौन कौन सा आता है, दैट इज 23 एंड 24, इसमें 2 ही आर्टिकल हैं। फिर उसके बाद में आता है आपका क्या, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये आता है 25 से लेके 28 तक। फिर उसके बाद में आपका आता है कल्चरल एंड माइनॉरिटी राइट्स, जस्ट अ सेकेंड, राइट टू माइनॉरिटीज, ठीक है, माइनॉरिटीज की और उनके कल्चरल जो भी एस्पेक्ट्स है उससे रिलेटेड जो भी है उनको। अभी देखिए हमारे संविधान जो बनाने वाले निर्माता थे उन्होंने देखो जो माइनॉरिटीज जो पीपल थे, मैंने आपको क्या बताया था, जब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आया था असेंबली में तो नेहरू जी ने क्या बोला था कि हम अपने ऐसे संविधान बनाएंगे जिसमें हम बैकवर्ड क्लासेस,
शेड्यूल कास्ट ट्राइबल एरियाज में जो लोग रह रहे हैं, हम उनको मेक श्योर करवाएंगे कि आपको एकदम सेफ जो है ना वर्किंग वो दिया जाए, इन्वायरमेंट दिया जाए। तो उसके लिए अब देखिए फंडामेंटल राइट्स में ही डाल दिया गया राइट टू माइनॉरिटीज। ये जो है आपका क्या आता है, आर्टिकल 29 एंड 30। फिर उसके बाद में आपका आता है, मैं वो ऊपर लिख देता हूं ये 6th वाला, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, अब देखिए ये क्या होता है, आर्टिकल ओनली एक ही डील करता है इसको, 32। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी क्या होता है, देखिए मान लीजिए आपको मैंने अधिकार तो दे दिए, क्लियर, ठीक है, अच्छी बात है, मिल गए, लेकिन मान लो कल को गवर्नमेंट ने वो अधिकार छीन लिए तो तब मैं क्या करूंगा, मेरे पास क्या पॉइंट है कि मैं अगर मेरे पास अगर वो अधिकार है तो मेरे पास क्या सुनिश्चितता है कि मैं उस अधिकार को अपने ऐसे छीनने ना दूं, क्लियर, मेरे पास कुछ तो ऐसा वेपन होना चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने ये मेक इंश्योर करवाने के लिए हमें ये दिया राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी कि आप जो है अगर ऐसा कुछ होता है, रेमेडी का मतलब क्या होता है कि जैसे आपको कोई परेशानी है तो उसका इलाज मिले आपको, रेमेडी का मतलब ये होता है आपको इलाज मिले। तो इसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए आपका कोई फंडामेंटल राइट है, जैसे आपको वर्किंग प्लेस में कोई प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, या फिर आपका जैसे जो आपको फ्रेश एयर नहीं मिल रही है, ठीक है, आपके घर के बगल में एक फैक्ट्री एस्टेब्लिश होगी जिसकी वजह से इतना पॉल्यूशन हो रहा है, आपको फ्रेश एयर नहीं मिल रही है, ठीक है, तो आपका ये क्या फंडामेंटल राइट वॉयलेट हो रहा है। तो आप क्या करेंगे, आपके पास दो ऑप्शन दिए गए, या तो आप डायरेक्ट जा सकते हैं कहाँ पे, हाई कोर्ट में, या आप जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, क्लियर। अंडर आर्टिकल 32 आप जा सकते हैं किसके अंदर, ये बात आती है जो ये 32 वाला है, इसमें जाएंगे आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में। बट अंडर आर्टिकल 226 226 अनुच्छेद के तहत आप जा सकते हैं हाई कोर्ट के अंदर, क्लियर, ये दिए गए। अब सुप्रीम कोर्ट में ऐसा नहीं कि आप गए आपने रिट पिटीशन डाली क्या कि मेरा ऐसे ऐसे फंडामेंटल राइट वॉलेट है, तो सुप्रीम कोर्ट को ऐसा नहीं कि वो कहेगी आप पहले हाई कोर्ट जाएं, ठीक है, वहां पे वो आपके इस पिटीशन को ऊपर विचार करेगी और उसके बाद आपका अगर उनको जेन्युइन नहीं लगेगा कि हाँ फंडामेंटल राइट वॉलेट हुआ है तो वो कड़े से कड़े इंस्ट्रक्शन देगी, जो भी उस टाइम आपकी बॉडी जो है उसको वॉलेट कर रही है, क्लियर। हाँ, एक चीज यहाँ पे देखिए, मैं आपको इनिशियली क्या बताया था 7 थे, लेकिन अब कितने हैं 6। एक जो 7 था वो था राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी यानी संपत्ति का अधिकार। ये जो आर्टिकल डील करता था इसको, ये था आर्टिकल नंबर 31, क्लियर। लेकिन हुआ क्या, 1978 में 1978 के अंदर जब मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट थी, उन्होंने क्या किया कि जब ये हमारे संविधान बनाने वाले थे, ठीक है, उन्होंने ये देखा गया था कि भाई जैसे अंग्रेज जो क्या करते थे मनमानी संपत्ति हड़प लेते थे, तो उन्होंने सोचा कि देखो कहीं का ऐसा ना हो कि हमारी जो आने वाली नेक्स्ट गवर्नमेंट होंगी काम जो करेंगी देश में, वो भी लोगों की शरीफ लोगों की जो है ना जमीन ऐसी ना हो कि भाई मनमानी चलो टैक्स नहीं दिया चलो इसकी जमीन ले लो। तो उसको इंश्योर करने के लिए हमें क्या दिया था, राइट टू प्रॉपर्टी दिया था आर्टिकल 31 में। लेकिन इससे हुआ क्या, एक प्रॉब्लम क्रिएट क्या हुई सोसाइटी के अंदर कि जब भी मान लीजिए पार्लियामेंट लॉ पास करती, अब भाई आपको फैक्ट्री बनानी है, आप खेती बाड़ी से तो देश चला नहीं सकते अकेला, क्लियर। तो मान लो कोई आपको नई फैक्ट्री लगानी है टायर बनाने की या फिर हो सकता है कॉटन की कपड़े बनाने की, तो आपको ज़मीन तो चाहिए। अब ज़मीन कैसे मिलेगी, ज़मीन पे तो आपने फंडामेंटल राइट दे दिया कि आपके पास संपत्ति का अधिकार है, गवर्नमेंट आपसे छीन नहीं सकती। तो हुआ क्या 1978 में वहाँ उस टाइम जो गवर्नमेंट थी, देखिए उस टाइम हमारे देश में ना बहुत ही धीरे धीरे कानून बनते थे, ठीक है, बनते थे तो वो अटक जाते थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो इसको दूर करने के लिए मोरारजी देसाई गवर्नमेंट ने क्या किया, 44th अमेंडमेंट किया, अमेंडमेंट, क्लियर, 1978 में। इसमें उन्होंने क्या बोला कि आज से जो फंडामेंटल राइट है आपका, राइट टू प्रॉपर्टी, वो आप फंडामेंटल राइट ना रह करके राइट टू प्रॉपर्टी ना रह के अब आपका क्या रह जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है वो, यानी संवैधानिक अधिकार तो है आपको जमीन अपने पास रखने के, लेकिन वो अब आपका मौलिक कर्तव्य नहीं है, अधिकार, कर्तव्य तो ड्यूटी होगी, मौलिक अधिकार नहीं है। अब ये कहाँ, अब कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बनाया इसको, तो ये कहाँ डाला गया, अब इसको ऐसा नहीं खत्म कर दिया है, आज भी है अब हमारे पास, लेकिन उसको डाला गया आर्टिकल 300A के अंदर, अंडर पार्ट 12, ठीक है।
अब ये पार्ट्स क्या होते हैं, ठीक है, ये चीज़ें जब मैं आपको एक ना लेक्चर इसका अलग से लूँगा कि उसमें आपको मैं बताऊंगा कि ठीक है ये कैसे पार्ट्स होते हैं, उसके अंदर कैसे कैसे डिवाइड किया गया। जैसे आप देखिए कभी कोई बुक लेते हैं तो जो उसके अंदर देखना कंटेंट लिखा मिलेगा आपको, ठीक है, इंडेक्स बोलते हैं या कंटेंट बोलते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है कि आपको ना ऐसे लिखा होगा कि पार्ट ए, जो इस बुक का पार्ट ए वो डील किसको करता है, उसमें 4 चैप्टर हैं, 1 2 3 4 ऐसे। उसके बाद पार्ट बी उस बुक के अंदर किससे डील करते हैं, यानी कि उसमें बताया जाता है। ऐसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो मेकर्स थे उन्होंने पार्ट्स बनाए कि देखिए पार्ट 1 इससे डील करेगा, पार्ट 2 इससे डील करेगा, ऐसे ना उन्होंने डिवीजन किए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ठीक है, ताकि हमें जो कहते हैं मेहनत कम करनी पड़े ढूंढने में। ओके, ये थोड़ा सा इसलिए पार्ट्स हमें याद रखने पड़ते हैं। क्वेश्चंस आते हैं इनके ऊपर भी, कोई बात नहीं, बट मैं आपको बिल्कुल ईजी तरीके से याद करवा दूंगा अपने साथ साथ लेक्चर के अंदर ही, आपको उसमें थोड़ा सा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये पॉइंट हो गया हमारा। इसमें अभी फंडामेंटल राइट डिस्कस किया ना हमने, अब हम करेंगे क्या, फंडामेंटल ड्यूटीज। देखिए फंडामेंटल ड्यूटीज जो है, जब हमारा संविधान बना था उस टाइम एक्चुअल रियल कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं था, ये ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट, इंदिरा गांधी की जो गवर्नमेंट थी, ठीक है, उन्होंने किया था 1976 में। हुआ क्या, इस टाइम पे हमारे देश में ना जो स्टूडेंट्स थे या जो भी लोग थे, ठीक है, पढ़े लिखे, वो क्या करते थे, हमेशा हर चीज में फंडामेंटल जो राइट्स थे उनको बीच में अड़ा देते थे कि ये तो हमारा अधिकार है, ये तो हमारा अधिकार है। तो उस टाइम इंदिरा गांधी गवर्नमेंट, जो इंदिरा गांधी जी थे हमारे उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने क्या बोला कि देखिए यहाँ पे ना राइट्स की तो सबको पता है कि ये हमारा अधिकार है, लेकिन किसी को अपनी जो ड्यूटी है वो नहीं पता कि हमारे भाई देश के प्रति कोई कर्तव्य तो बनता होगा ना। मान लीजिए आपका जन्म भारत जैसे देश में होता है, तो अब ऐसा तो नहीं कि आप भारत के अंदर ही शिक्षा ले सब कुछ करें लेकिन आपका फिर कोई कर्तव्य नहीं बनता। भाई आप अगर काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो कम से कम आप गवर्नमेंट को टैक्स देंगे, ये आपका फर्ज है, ये आपका कर्तव्य बनता है। ऐसे ही उन्होंने बोला कि आपको अधिकार तो पता है कि ये मेरे अधिकार है, क्लियर, लेकिन आपको अपनी ड्यूटीज नहीं पता। क्योंकि क्यों नहीं पता, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इसको इंक्लूड नहीं किया। तो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट क्या करती है, एक कमेटी बनाती है, ये हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, बस मैं आपको ओवरव्यू बता रहा हूँ। इसमें ना वो स्वर्ण सिंह कमेटी को स्टैब्लिश करते हैं। अब ये स्वर्ण सिंह कौन थे, उनके ही कैबिनेट के एक मेंबर थे, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट जो थी उन्हीं के कैबिनेट के एक मेंबर थे ये, क्लियर। तो उनके चेयरमैनशिप के अंदर एक कमेटी बनाते हैं कि आप ना हमें सजेस्ट करो कि हम फंडामेंटल राइट्स कौन कौन सी जो डाल सकते हैं, क्लियर। तो इन्होंने सजेशन दिया और इनकी सजेशन पे ही जो है आज हमें फंडामेंटल राइट जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलते हैं, क्लियर। और कब ऐड किए गए थे, 42nd अमेंडमेंट 1976 से, क्लियर। चलिए अब बात आती है डीपीएसपी की, कि डीपीएसपी भला ये क्या चीज़ है, ठीक है। फुल फॉर्म है इसकी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। देखिए हमारे संविधान निर्माता जो थे उस टाइम देश के अंदर ना तो आर्थिक स्तर पे हम इतने मजबूत थे कि सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर लेते, क्लियर। तो कुछ ऐसे प्रोविजंस थे, चाहते तो थे कि वो संविधान में बने, लेकिन कुछ रिसोर्सेज की कमी होने की वजह से वो उस टाइम कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स उन्हें इंक्लूड नहीं कर पाए, क्लियर। तो हुआ क्या, उन्होंने एक ना सेक्शन बना दिया डीपीएसपी का कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही, अंडर पार्ट 4, क्लियर। यहां पे उन्होंने क्या बोला कि देखिए ये जो है ना, हम जो यहां पे डाल रहे हैं डीपीएसपी में जो प्रोविजन डाल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये इनका कोई मीनिंग नहीं है। आने वाले फ्यूचर में जब भी देश के अंदर स्टेबिलिटी बन जाए, रिसोर्सेज उतने अच्छे हो जाए, तो ये जो डीपीएसपी है ये उस टाइम जो भी गवर्नमेंट होगी ये उनका मॉरल ऑब्लिगेशन है, यानी कि उनका नैतिक कर्तव्य बनेगा कि उनको वो इम्प्लीमेंट करें, क्लियर। जैसे कि अब देखिए होते क्या है, इसमें ना कुछ चीज़ें डाली गई हैं, जैसे मान लो गांधी जी चाहते थे कि देश में क्या हो, पंचायत सिस्टम हो। तो अब जब हमारा देश बना था, कॉन्स्टिट्यूशन बना था, देश तो नहीं कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था, तो उसमें जब पंचायती सिस्टम जो था वो नहीं डाला गया था, क्लियर। उसको किस में डाला गया था, डीपीएसपी में। तो ये जो पॉइंट्स है जब हम बाद में देखते हैं कि 1992 में अमेंडमेंट करके हमारे को क्या मिलता है, पंचायती सिस्टम मिलता है। यहाँ पे देखिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ये पॉइंट इंक्लूड किया हुआ है, डिस्कस करेंगे इसको भी। अब जो ये डीपीएसपी था पार्ट 4 में आता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, क्लियर। और आर्टिकल्स जो है इसको डील करते हैं कौन कौन से, 36 से लेकर के 51 तक,
36 से 51 जो आर्टिकल है वो किसको डील करते हैं, डीपीएसपी को। सिमिलरली जो अभी मैंने फंडामेंटल ड्यूटीज बताई थी आपको, वो किस में आते हैं, ये देखिए मैंने आपको क्या बताया था, अमेंड करके डाला गया था, तो अमेंड किया तो पार्ट उस टाइम ओरिजिनल में तो नहीं था, तो इसको पार्ट 4A के अंदर डाला गया, ठीक है। अब आर्टिकल कौन सा डील करता है, ओनली एक ही आर्टिकल है फंडामेंटल ड्यूटी के लिए, दैट इज 51A। देखिए 36 to 51, यहाँ पे 51A क्या डाल दिया, फंडामेंटल ड्यूटी। पार्ट 4 के बाद पार्ट 4A, उसका मतलब हमें क्या बोलता है कि ओरिजिनल पार्ट 4 था, लेकिन पार्ट 4A जो अमेंड करके डाला गया है, ठीक है। चलिए अभी हमारा ये पॉइंट भी हो गया है। उसके बाद अब हम बात करते हैं यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। देखिए ये क्या चीज होती है, ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं ये क्या है, हमारे इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है। कुछ खासियत है हमारे संविधान की जो बाकी देशों में हमें देखने को नहीं मिलता है, अगर देखने को मिलता है तो वो बहुत ही हल्के में होता है। देखिए कुछ देशों के लिए जो हमारा संविधान है वो एक तरीके से ग्रंथ लगता है उन्हें, ठीक है, इतनी मोटी बुकलेट उनको लगता है कि तो पूरा ग्रंथ है। अब मैंने आपको क्या बताया, अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन, उनके आर्टिकल कितने हैं, 10 आर्टिकल है। अब 10 आर्टिकल कितना है, एक इतने से छोटा सा पतला सा, अब उनके लिए तो एक ग्रंथ ही लगेगा ना, पूरा उनकी बाइबल के बराबर लगेगा, ठीक है। तो अब यहां पे बात आती है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की। मैं अभी 9th पॉइंट पे हूं, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, एडल्ट फ्रेंचाइज। मैं अभी आपको 1 मिनट का ब्रेक दे देता हूं, ठीक है, क्या कि मेरा ना गला सूख चुका है, तो आप तब तक जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है आप इसको रिवाइज करिए, ठीक है। अभी 1 मिनट का मैं आपको ब्रेक दे देता हूं। चलिए कंटिन्यू करते हैं हम अपनी स्टडी को। देखिए यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, इसका मतलब क्या होता है, आपने सुना होगा जब हमारे देश, मैंने आपको जब अपने जो ब्रिटिशर्स ने एक्ट पास किए थे, मैंने आपको क्या बताया था कि वहाँ पे हमें लिमिटेड वोटिंग राइट्स मिले थे, ठीक है। जैसे 10% वोटिंग राइट्स दिए थे लोगों को, लिमिटेड वोटिंग राइट्स थे जब हमारा देश का संविधान नहीं बना था और हम आज़ाद नहीं हुए थे तब, ठीक है। तो मैंने आपको एक लेक्चर बताया था, फर्स्ट ही लेक्चर था कि 10% वोटिंग राइट्स मिले थे सिर्फ 10% लोगों को, और उसमें भी क्या कंडीशन थी, अगर आपके पास एजुकेशन यानी आप पढ़े लिखे हो, आपके पास प्रॉपर्टी है, आपके पास लैंड है, प्रॉपर्टी तो आज ही है, अगर आपके पास टैक्स भरते हो आप उस लैंड पे, क्लियर, तब आपको क्या है वोटिंग राइट्स मिलेंगे। लेकिन अब जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था 1950 में, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने ये मेक इंश्योर करवाया कि जो भी हमारे देश का नागरिक होगा वो सारे वोटिंग करें, चाहे वो पढ़ा लिखा हो चाहे वो कुछ भी हो, ठीक है, अनपढ़ हो पढ़ा लिखा हो, गांव से हो शहर से हो, सबको अधिकार मिले। लेकिन रेस्ट्रिक्शन ये लगाई थी कि 21 साल से ऊपर होने चाहिए, क्लियर। लेकिन बाद में क्या किया गया, इसको कम करके क्या कर दिया गया, 18 साल कर दिया। स्टार्टिंग में ओरिजिनल में कितनी थी, 21 साल, उसको कम किया गया 18 साल। ये कब किया गया था, 1988 में। और आप मैंने आपको क्या बताया था, अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई चेंजेस करने आपको, तो आपको उसको संशोधन करना पड़ेगा, संविधान को संशोधन यानी कि अमेंडमेंट करना पड़ेगा। अमेंडमेंट करेंगे तो यहाँ पे भी अमेंडमेंट हुआ होगा, उसका नंबर था 61st अमेंडमेंट एक्ट, 61वां संशोधन था ये, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 21 से 18 ईयर्स हो गया तो ऑटोमेटिकली वर्कलोड तो बढ़ेगा, क्लियर। अब देखिए आज हमारी देश की पॉपुलेशन एक रफली मैं बता देता हूँ, जैसे 138 करोड़ है, चलो 138 करोड़ में मैं कहता हूँ कि आज से जो है ना वोटिंग राइट्स 25 साल होंगे, ठीक है, यानी जो 25 साल का जो व्यक्ति होगा उसी को ही वोट करने का जो है राइट होगा, उससे ऊपर वाले को, नीचे वाले को नहीं। तो ऑटोमेटिक कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन एक्सक्लूड हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी ना पुल में से। इसी तरीके से जब 21 से 18 की गई, पहले ज़्यादा थी अब कम कर दी, तो और ज़्यादा लोग इंक्लूड हो गए, ऑब्वियसली इलेक्शन कमीशन का वर्कलोड भी बढ़ा होगा, ठीक है। तो उस टाइम क्या है, इलेक्शन कमीशन जब हम करेंगे उसमें मैं बताऊंगा थोड़ा सा चेंजेस किया गया था, ठीक है, उसमें जो मेंबर थे उसके अंदर इंक्रीज किया गया था ताकि वर्कलोड को कम किया जाए। अब देखिए अडल्ट फ्रेंचाइज क्या है कि आपको सभी नागरिकों को एक साथ अधिकार मिले कि वो
उसमें आपको डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। किस चीज़ों पे? ना तो आपके ऊपर कास्ट से रिलेटेड कि भाई आपकी, जब आप खुद जाते हैं, अच्छा आप कमेंट में बताना कितने बच्चों ने, ठीक है, अब तक वोटिंग राइट्स का यूज़ किया है, अपने अधिकार को यूज़ किया है, क्लियर। जिससे अभी पता क्या है मैं क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि जब आप रियल में, अभी जैसे आप पढ़ रहे हैं, पर जब आप रियल में खुद वोटिंग करने जाते हैं और तो आप खुद देखते हैं कि देखिए हम पढ़ते हैं, ठीक है, जो प्रोविजन दिए गए उसको एक्चुअल में इंप्लीमेंट कैसे किया जाता है, ठीक है, वर्क कैसे होता है ग्राउंड पे, वो आपको पता चल जाएगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने ये बोला कि ना तो आपके साथ डिस्क्रिमिनेट होगा जब आप वोटिंग करने जाओगे, किसके बेस पे? कास्ट के ऊपर, ना तो आपके साथ रिलीजन के ऊपर क्या किया जाएगा, भेदभाव किया जाएगा। कि आपसे जब आप वोटिंग करने जाते हैं तो आपसे कोई इलेक्शन के जो बॉडी का मेंबर होता है वो पूछता है कि आपकी कास्ट क्या है, अगर आपकी कास्ट तो आप नहीं डालेंगे, आप उधर जाइए, होता है नहीं होता है। रिलीजन, क्या आपसे कोई पूछता है आपका धर्म क्या है, हिंदू धर्म है तो वहाँ वोटिंग करिए, ठीक है, ये रिलीजन है तो वहाँ जाइए, ऐसा तो नहीं है ना। तो यहाँ पे ना तो कास्ट पे, ना रिलीजन पे, दूसरा ना आपका इस पे वेल्थ के ऊपर कि आपके पास पूछते हैं भाई 1 करोड़ रुपए है तो वोटिंग करो, नहीं है बाहर, होता है कभी ऐसा? नहीं ना। चलिए, तो ये कुछ पॉइंट थे। अब देखिए ये यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब होता है कि सार्वभौमिक, ठीक है, यानी कि सबको समान अधिकार दिया जाए वोटिंग करते टाइम। अब देखिए जितने भी आज के वेस्टर्न कंट्रीज हैं, यूएसए 1920 तक, इनका देश तो वे बैक 18th सेंचुरी में इंडिपेंडेंट हो गया था, ठीक है, ये अपना संविधान बना चुके थे, लेकिन इनका संविधान बनने के कई साल बाद तक जो वहाँ की औरतें थी, यूएसए की बात कर रहा हूँ मैं, वहाँ पे उनकी औरतों को राइट नहीं था वोट डालने का, ठीक है, औरतों को। उसके बाद इटली, देखिए आज इटली अपने आप को एडवांस कंट्री बताता है, 1948 तक यहाँ पे इसके सभी लोगों को वोटिंग राइट्स नहीं मिले थे। और छोड़िए स्विट्जरलैंड, नाम तो सबने सुना होगा स्विट्जरलैंड का, यस और नो। स्विट्जरलैंड 1971 में जाकर के है ना सबको राइट्स देता है ये वोटिंग के लिए। देख लिए इंडिया को 1950 में मिल गए थे हमें, ये 21 ईयर्स तक बाद में देता है। तो इसलिए ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की क्या है, एक इंपॉर्टेंट फीचर है कि हमें देखिए आज़ाद होते के साथ ही, संविधान बनते के साथ ही हमने सबको राइट दे दिया, ठीक है, ये इसलिए हमारा क्या बन जाता है, इंपॉर्टेंट फीचर। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो आता है सिंगल सिटीजनशिप, ठीक है। चलिए इसको भी डिस्कस करते हैं, एक बार मैं थोड़ा बोर्ड डिस्कस ये कर लेता हूँ, बोर्ड को इरेज कर लेता हूँ। देखिए सिंगल सिटीजनशिप नाम से ही पता चल रहा है, एकल नागरिकता, यानी कि आपके पास दोहरी नागरिकता नहीं होगी, आपके पास सिंगल होगी, एक ही होगी, सिंगल सिटीजनशिप। अब सिंगल सिटीजनशिप क्या कहीं पे डबल भी होती है? हाँ होती है ना, यूएसए। देखिए यूएसए में क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था 50 स्टेट्स, क्लियर, और प्लस में वहां के जो सेंट्रल लेवल पे एक सिटीजनशिप होती है जिसको हम बोलते हैं अमेरिका, क्लियर। अब देखिए मान लीजिए मैं हूं न्यूयॉर्क में रहने वाला, न्यूयॉर्क में रहता हूं, क्लियर, और न्यूयॉर्क किसका पार्ट है, अमेरिका का। तो वहां पे क्या प्रोविजन दिया गया है अमेरिका के अंदर कि अगर मैं न्यूयॉर्क में रहता हूं, ठीक है, अगर मैं न्यूयॉर्क में रहता हूं तो मुझे न्यूयॉर्क की भी सिटीजनशिप मिलेगी, यानी नागरिकता मुझे न्यूयॉर्क की भी मिलेगी और अमेरिका की मिलेगी, मेरे पास 2 नागरिकता होंगी। अब इसके फर्क क्या है, मान लीजिए अगर मैं जाता हूं किसी दूसरी कंट्री में तो मैं माना जाऊंगा अमेरिकन सिटीजन हूं, लेकिन अगर अमेरिका के अंदर हूं तो मैं माना जाऊंगा कि मैं न्यूयॉर्क का सिटीजन हूं, क्लियर। अब इसका क्या फर्क पड़ता है, आज जैसे हम अपने देश में देखते हैं, अगर आप यूपी जाते हैं, बिहार जाते हैं, केरला जाते हैं, क्या ऐसा होता है कि आपसे पूछा जाता है कौन से स्टेट से लाओ डॉक्यूमेंट्स दिखाओ, होता है? एक्सेप्ट जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है जहाँ पे थोड़ा सा उसको हम डिस्कस करेंगे जब हम यूनियन टेरिटरीज को पढ़ेंगे, क्लियर। तो उसमें ऐसा नहीं है कि आपको जम्मू से लेके केरल, ठीक है, अब वो वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में कुछ आपको एक्सटेंशन दिए गए हैं, लेकिन वो भी हम डिस्कस करेंगे क्यों दिए गए। तो अब ऐसा तो नहीं है कि भाई जैसे अगर मैं जम्मू जाना चाहता हूँ, क्लियर, उसके बाद मैं पंजाब जाना चाहता हूँ घूमने के लिए, उसके बाद जैसे मैं गुजरात जाना चाहता हूँ, तो ऐसा तो नहीं कि जम्मू से आया हूँ तो पंजाब में पूछा कि लाओ अभी डॉक्यूमेंट दिखाओ, ऐसा तो नहीं होता ना। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या है, सिंगल सिटीजनशिप है, हम पूरे एक ही देश के नागरिक हैं और वो है भारत, हम राज्य के नागरिक नहीं है। अब यहाँ पे क्या होता है, मान लीजिए मैं न्यूयॉर्क का सिटीजन हूँ, क्लियर,
अब न्यूयॉर्क का सिटीजन हूँ, तो अगर मान लो मैं दूसरे स्टेट के अंदर गया, तो वहां पे हो सकता है कुछ लॉ जो है न्यूयॉर्क के अंदर जो मेरे पर लागू हो रहे थे वो हो सकता है उस स्टेट में ना हो और मेरे पे लागू ना हो। क्लियर? जैसे फॉर एग्जाम्पल न्यूयॉर्क ने बोला कि भाई हमारे स्टेट के जितने भी सिटीजन हैं वो दारू नहीं पियेंगे, यानी कि लिकर का यूज नहीं करेंगे, शराब नहीं पियेंगे। अच्छा, लेकिन हो सकता है मैं न्यूयॉर्क से मैसाचुसेट्स में गया, क्लियर, या और कोई लगा डेलावेयर जो स्टेट है उसमें गया, वहां पे तो पाबंदी नहीं है, मैं पी सकता हूँ। तो वहां पे क्या होगा, कोई भी मुझसे ये नहीं बोलेगा कि भाई आप तो न्यूयॉर्क के हो तो क्यों पी रहे हो। क्लियर? तो क्योंकि अब मैं डेलावेयर में हूँ। तो सिमिलरली यानी कि यहाँ पे जो एक्ट पास किया गया न्यूयॉर्क में, जो एक्ट यहाँ पे है हो सकता है दूसरे स्टेट में ना हो। क्लियर? बट इंडिया में क्या होता है, बिहार में अगर कोई कानून लग रहा है तो यूपी में भी वही कानून लगेगा। ऐसा तो नहीं कि बिहार में अलग है यूपी में अलग है। क्लियर? ये है सिंगल सिटीजनशिप और डबल सिटीजनशिप का मीनिंग। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। आई थिंक तो क्या, बिल्कुल हो गया होगा, क्योंकि इतने डिटेल में समझाया तो हो ही गया होगा। अब तो नहीं हुआ तो जरूर बताना, ठीक है। ये हो गया अब हमारा। अब आता है इंडिपेंडेंट बॉडीज। देखिए इंडिपेंडेंट बॉडीज क्या होती है, नाम से पता है इंडिपेंडेंट, किसी पे डिपेंड ही ना हो, ठीक है। अब कौन सी बॉडीज जो है डिपेंड नहीं और किस पे डिपेंड नहीं करती है, ठीक है, ये भी देखेंगे। देखो अगर आपको ये चाहते हो कि भाई हमें कुछ जो काम करवाने हैं, अगर मान लीजिए आपके ऊपर मैं एक बोलूं कि आपके ऊपर ना कोई भी नहीं है काम को खुले से, आपका किसी चीज का डर होगा? नहीं होगा। क्लियर? ये ही कुछ ऐसी बॉडीज बनाई है हमारे संविधान ने खुद कि वो इतनी जरूरी हैं कि अगर नहीं होंगी तो डेमोक्रेसी नाम की चीज जो है आपकी एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। कौन कौन सी हैं वो देख लेते हैं। नंबर 1 इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन। नंबर 2 आपका ये कैग, जिसकी फुल फॉर्म आती है, मैं फुल फॉर्म बता देता हूं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। थर्ड यूपीएसई, यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। क्लियर? फोर्थ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। क्लियर? उसके बाद जैसे आपका शेड्यूल कास्ट कमीशन है, उसके बाद शेड्यूल ट्राइब कमीशन है, बैकवर्ड क्लास कमीशन है, तो ये क्या इंडिपेंडेंट बॉडीज में आते हैं। अब ये क्यों बनाई है, देखिए अगर मान लीजिए इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट नहीं होगा तो आपको लगता है जो हम इलेक्शन देखते हैं वो इंडिपेंडेंटली अगर नहीं होगा तो जो गवर्नमेंट इस टाइम होगी, चाहे स्टेट की बात कर रहा हूँ मैं चाहे सेंटर, दोनों की बात कर रहा हूँ, तो आपको लगता है कि वो अपनी पावर को लूज करना चाहेंगे? भाई आप एक बात बताओ, अगर आपके पास कोई पावर है और क्या आप अपने चाहते हो कि उस आराम को छोड़ के और एकदम कहते हैं ना हार्ड वर्किंग वाली लाइफ जीना चाहोगे? आप भी यही चाहोगे ना, लग्जूरियस लाइफ जीऊं? तो जो पावर के अंदर गवर्नमेंट होगी वो चाहेगी कि हम सत्ता को छोड़े और दूसरों को दे दे, नहीं होगा ना। तो इलेक्शन कमीशन का इंडिपेंडेंट इसलिए जरूरी था बनाना कि अगर ये इंडिपेंडेंट होगी तो गवर्नमेंट के ऊपर ये डिसाइड नहीं करेगा, डिपेंड नहीं रहेगी कि भाई क्या मैं आप वोट जो है लोगों की इमेज जो है उसके अकॉर्डिंग कम करूं या ना करूं, ठीक है। दूसरा जो इलेक्शन कमीशन है, मान लो वोटिंग कैसे करवाऊं, क्लियर, कहाँ कहाँ जो ऑफिसर अपॉइंट करूं, तो वो सारा काम किसका, इलेक्शन कमीशन का है। उसके बाद कैग जो है इसको क्या बोलते हैं हम, गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स। पब्लिक पर्स क्या होता है, आज तो खैर आजकल की जो जनरेशन है वो वॉलेट अपने पॉकेट में नहीं रखती क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम आ गया सब कुछ, तो वो ऑनलाइन वॉलेट बन चुका है सब कुछ। पब्लिक पर्स पहले क्या होता था, आपके जो पेरेंट्स थे या जो कभी पूछना उनसे, वो अपने ना पीछे पॉकेट के अंदर, पैंट की जो पीछे पॉकेट होती है उसमें ना इतना मोटा एक वो रखते थे, क्या पर्स रखते थे, वॉलेट जिसको बोलते हैं। अब वो होता क्या था, उसमें ना वो कुछ डॉक्यूमेंट्स रखते थे या कुछ जैसे मान लो करेंसी के नोट्स होते थे वो रखते थे। तो जिससे होता क्या था कि उसको हम बोलते थे कि ये ना हमारा पर्स है, इसके अंदर पैसे है। अब पब्लिक पर्स क्या होता है, मान लो गवर्नमेंट जो टैक्स वसूलती है, जो भी गवर्नमेंट के पास इनकम आती है वो कहाँ जाती है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, CFI शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ मैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अब ये क्या है, एक तरीके से भाई हमारी मेहनत की कमाई है, उसमें हमने टैक्स दिया है, वही तो क्या है इसके अंदर। तो ये क्या हो गया, ये एक गवर्नमेंट का पैसा ना हो करके ये किसका पैसा है, पब्लिक का, तो इसको क्या बोलते हैं, पब्लिक पर्स। क्लियर? अब ये जो है कैग,
कैग मेक इंश्योर करवाएगा कि जो बजट के अंदर, मान लो हर साल बजट पास होता है ना, तो गवर्नमेंट ने जो डिसाइड किया था कि मान लीजिए 100 करोड़ रुपए हम यहाँ खर्च करेंगे, कैग क्या करेगा, उसकी ऑडिट करेगा कि 100 करोड़ जो बोले थे खर्च हुए नहीं हुए, तो कहाँ गए पैसे। क्लियर। तो इसलिए इसको बोलते हैं गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स, यानी कि रखवाला है ये। उसके बाद यूपीएससी, इसका काम होता है रिक्रूटमेंट करना, रिक्रूटमेंट करना यानी कि भर्तियां करना, किसकी, ऑल इंडिया सर्विसेज के जो भी आपके ऑफिसर्स होते हैं उनके। थर्ड, सेकंड, जितनी भी हायर पोस्ट होती है सेंट्रल सर्विसेज में, जैसे कि आपका इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज है, इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विसेज है, फिर उसके बाद इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज है, उसके बाद जैसे आपका ऑल इंडिया सर्विसेज में आईएएस है, आईपीएस है, फॉरेस्ट सर्विसेज है, फिर उसके बाद इंडियन फॉरेन सर्विसेज है, वो सब कौन रिक्रूट करते हैं उसको, यूपीएससी एग्जाम के थ्रू। ऐसा नहीं कि ओनली जस्ट इंटरव्यू, एग्जाम करवाते हैं, एग्जाम भी कौन करवाता है, यूपीएससी। ऐसे ही स्टेट के अंदर कौन करवाता है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। क्लियर। तो ये है हमारी इंडिपेंडेंट बॉडीज, और ये भी किसके अंदर आता है, हमारा इंपॉर्टेंट फीचर में आता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट जो आता है अब हमारा इंडिपेंडेंट बॉडीज हो गया है 3 टियर गवर्नमेंट, यानी कि 3 स्तरीय सरकार। आप देखिए 3 टियर गवर्नमेंट क्या होती है, 3 टियर गवर्नमेंट। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, मैंने आपको थोड़ी देर पहले जब हम डीपीएसपी कर रहे थे उसमें मैंने आपको क्या बोला था, पंचायत का जो सिस्टम था, म्यूनिसिपैलिटी का सिस्टम जो था वो डीपीएसपी में था, लेकिन इंप्लीमेंट नहीं हुआ था वो, क्योंकि जो डीपीएसपी है वो कैसा है, नॉन जस्टिसिएबल, नॉन जस्टिसिएबल। यानी कि अगर मान लीजिए कल को आपको लगे यार ये तो डीपीएसपी वायलेट कर रहा है पर्टिकुलर एक्ट, तो आप वहां पे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाते हैं। क्लियर। अब आप वहां जाकर के ये नहीं बोलेंगे कि देखिए मालिक डीपीएसपी को वायलेट कर रहा है ये लॉ तो, और खत्म करो इस कानून को। तो सुप्रीम कोर्ट बोलेगा माननीय आप जो भी हैं ये देखिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या बोलते हैं, ये नॉन जस्टिसेबल है, यानी कि आपको इसके ऊपर न्याय नहीं मिलेगा। क्लियर। चाहे वो उसको वायलेट कर रहा है या नहीं कर रहा है। लेकिन वहीं पे फंडामेंटल जो राइट्स मैंने आपको बताए थे वो कैसे हैं नेचर में, जस्टिसेबल। तभी तो मैंने आपको बोला था कि अंडर आर्टिकल 32 आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, अंडर आर्टिकल 226 के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। क्यों जा सकते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जब हमारा बना है, जिसने बनाया है उन्होंने ये प्रोविजन डाला है कि ये आपको जस्टिस मिलेगा अगर इस पे वायलेशन होता है, बट इन पे नहीं मिलेगा अगर डीपीएसपी जो है, ये किसकी बात कर रहा हूं मैं, डीपीएसपी की। क्लियर। चलिए अब मैं बात कर रहा था 3 टियर गवर्नमेंट की। देखिए 3 टियर गवर्नमेंट जो थी आपकी एक्चुअल जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें ये प्रोविजन किस में डाला गया था, डीपीएसपी में, बट इंप्लीमेंट नहीं किया था क्योंकि बोला ये गया था कि आने वाले टाइम में करेंगे, क्योंकि उस टाइम हमारे पास ना तो फाइनेंशियली हम इतने स्ट्रॉन्ग थे और ना ही हमारे पास रिसोर्सेज थे। ठीक है चलो कोई बात नहीं बनाया तो, लेकिन वही है जब भी आंख जगे कहते हैं ना कि एक तब जागो तब सवेरा, तो यहाँ पे क्या हुआ, गवर्नमेंट 1992 में ही जगती है। ऐसा नहीं एकदम से 92 में, पीछे काफ़ी लंबा चौड़ा प्रोसेस है, ये डिस्कस करेंगे जब हम पर्टिकुलर इस चैप्टर पे आएंगे। क्लियर। अभी जस्ट मैं आपको ओवरव्यू बता रहा हूँ। 1992 में क्या होता है कि 90s के अंदर गवर्नमेंट को फील होता है कि ये जो हम पॉलिसीज इंप्लीमेंट कर रहे हैं ग्रास रूट लेवल पर वो लग ही नहीं रही, हमें दिख ही नहीं रही। होता क्या था पहले, इतना करप्शन होता, 100 रुपये अगर गवर्नमेंट ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट नीचे दे रही है किसको, जो ग्रास रूट लेवल है पॉलिसीज उनको इंप्लीमेंट कराएंगे, वहाँ पहुँचता था सिर्फ 10 पैसे, बाकी कहाँ जाता था, करप्शन खा जाते थे। क्लियर। तो हुआ क्या, अब ऐसा चलता रहेगा तो देश कैसे आगे बढ़ेगा, तो इन्होंने सोचा क्यों ना अमेंड किया जाए कॉन्स्टिट्यूशन को। क्लियर। और एक पंचायती सिस्टम जो है गाँव में और शहरों में क्या म्यूनिसिपैलिटी लेके आई जाए, जो कि ग्रास रूट लेवल पे काम करे, जरूरत क्या है, कहाँ कमी आ रही है, वो हमें एकदम कहते हैं ना रियल फीडबैक मिले इनके थ्रू। तो पंचायती सिस्टम आता है आपका गाँव के अंदर, यही आता है अर्बन एरिया में, अर्बन यानी शहरी शहर, जो शहर होता है ना उसको अर्बन एरिया बोलते हैं। पंचायती आता है ये दिख रहा है ना रूरल एरिया के अंदर। क्लियर। पंचायती और अर्बन। अब ये मैंने आपको क्या बोला है, संविधान के अंदर चेंजेस करने हैं, अमेंडमेंट करना पड़ेगा, तो हम देखते हैं संशोधन कौन सा हुआ था। ये ईयर तो मैंने आपको बता दिया 1992, ये होता है 73rd अमेंडमेंट एक्ट, 73वां संशोधन
कानून जो है वो बनता है 1992 में। सिमिलरली ये तो जो किसके रिलेटेड था, पंचायती सिस्टम जो गांव में लगना था रूरल के अंदर, ठीक है, ये एक्ट उसके लिए था। फिर आता है 74th अमेंडमेंट एक्ट, ए में लिख रहा हूँ, फुल फॉर्म नहीं लिख रहा हूँ पूरी, अमेंडमेंट एक्ट 1992, ये किसके लिए आता है, ये आता है आपका अर्बन में जो आपको म्यूनसिपैलिटीज बनानी है उसके लिए। क्लियर, तो दो एक्ट हमने देख लिए, 73rd और 74th, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हम डिस्कस करेंगे जब हम क्या करेंगे, म्यूनसिपैलिटीज़ और पंचायती सिस्टम। क्लियर, अब ये मैंने आपको बता दिया रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी थी, पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं हो पाती थी ग्राउंड लेवल पे, इसलिए। ठीक है, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट जो है हमारा लास्ट पॉइंट आज का, इमरजेंसी प्रोविज़न। देखिए इमरजेंसी प्रोविज़न क्या है, मान लीजिए मैंने आपको क्या बताया था कि बेशक से हम आज़ाद हो गए, लेकिन कुछ कंट्रीज हैं जैसे चाइना मानते तो है नहीं, वो है कि नहीं। अब मान लो इमरजेंसी सिचुएशन, जैसे आज कोविड के अंदर हम क्या देख रहे हैं, ये कैसी सिचुएशन है बताइए, इमरजेंसी सिचुएशन ही है ना भाई, हमें नहीं पता कब किसको क्या हो जाए। क्लियर, मुझे मेरा नहीं पता, तो सिमिलरली ऐसी सिचुएशंस को हम क्या बोलते हैं, जब हमें ये नहीं पता कब क्या हो जाए, उनको बोलते हैं हम इमरजेंसी सिचुएशंस, आपातकालीन सिचुएशन जिसको बोलते हैं। अब देखिए इमरजेंसी सिचुएशन के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने ये बोला कि हम आपको 3 पावर्स देते हैं ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे आपको लगे कि कुछ ऐसी इमरजेंसी आ रही है, तो हम आपको 3 तरीके की इमरजेंसी बताते हैं जहाँ पे आपको पावर्स मिलेंगी। क्या, नंबर 1, एक बोला कि अगर नेशनल लेवल की इमरजेंसी है, जिसको बोलते हैं नेशनल इमरजेंसी। क्लियर, सेकंड स्टेट या फिर स्टेट इमरजेंसी है, या जिसको आज आप क्या बोलते हो प्रेसिडेंट रूल। थर्ड फाइनेंशियल इमरजेंसी, भाई पैसे नहीं है खर्च करने के लिए, पैसा नहीं है तो क्या करोगे, कुछ भी नहीं है आज के टाइम में, तो पैसा नहीं है, फाइनेंशियल इमरजेंसी। ओके, अब देखिए फाइनेंशियल इमरजेंसी आ जाती है कैसे, अभी मैं बताता हूँ एक एक। ये जो है नेशनल इमरजेंसी, इसकी बात की गई है हमारे आर्टिकल नंबर 352 में, 352 नंबर आर्टिकल में। फिर इसकी बात की गई है आर्टिकल नंबर 356 में, इसकी बात की गई है आर्टिकल नंबर 360 में। क्लियर, अब देखिए इमरजेंसी का प्रोविज़न क्यों दिया, क्योंकि देखिए क्या होता है, मान लीजिए जैसे पाकिस्तान जैसा देश है, चाइना जैसा देश है, ये चाहते हैं कि हम फ्री की किसी की ज़मीन हमें मिले, हम हड़प लें। तो मान लीजिए अब ऐसा तो नहीं है कि भाई हमारे देश के जो सिपाही हैं, सोल्जर हैं, वो चुपचाप बैठेंगे, हमारी देश की सरकार है वो चुपचाप बैठेगी, तो कहीं ना कहीं उनको जवाब देने के लिए फाइट करेंगे, वॉर होगी तो नुकसान होगा, दोनों तरफ से भी नुकसान होगा। ऐसा तो नहीं कि भी इंडिया के पास कोई दिक्कत नहीं होगी, पाकिस्तान के पास सारी प्रॉब्लम होगी, हमारे पास भी, क्योंकि देखो ये याद रखना वॉर में एक तरफा वो नहीं होता है, दोनों तरफ कैजुअलिटीज़ होती हैं। क्लियर, तो अगर वॉर की सिचुएशन होगी तो क्या बन जाएगी वो नेशनल इमरजेंसी, क्योंकि उस टाइम पूरे देश पे खतरा आ रखा है। क्लियर, तो नेशनल इमरजेंसी जो है, ये इमरजेंसी जब मैं करूँगा ना, करवाऊँगा आपको, तो उस टाइम आपको मैं सारा बताऊंगा अच्छे से डिटेल में। अभी तो जस्ट एक ओवरव्यू है, हमने सिर्फ क्या पढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंट फीचर्स पढ़ रहे हैं। क्लियर, अगर मैं आपको सारा आज ही करवा दूंगा फिर आप कहोगे सर ये तो हमने करवा दिया था पीछे। तो नेशनल इमरजेंसी में ये बोला गया कि ऐसी कोई आपातकालीन सिचुएशन आती है तो आपके पास पावर है, आप देश में इमरजेंसी लगाइए। उसमें क्या होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो ऑल पावरफुल, यानी सबसे ताकतवर बन जाती है, स्टेट्स की कोई नहीं चलती उसमें। फिर स्टेट इमरजेंसी, इसमें क्या होता है, मान लो किसी पर्टिकुलर एक राज्य है, उसके अंदर जो वहाँ की सरकार है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की नहीं सुन रही है, संविधान के अकॉर्डिंग काम ही नहीं कर रही है, तो वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने बोला कि आप ऐसी जगह पे स्टेट इमरजेंसी लगाओगे और वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगाओगे, और सेंटर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट सारे रूल फॉलो करवाएगी वहाँ पे। ठीक है, फाइनेंशियल इमरजेंसी क्या होती है, जैसे कि आपके पास 100 रुपये है ना, आपके मम्मा ने आपको 1 महीने के लिए 100 रुपये की पॉकेट मनी दी, आप इस महीने आपने क्या करा, मन मर्जी ऐसे ही खर्च कर दिए। क्लियर, लेकिन 100 रुपये आपकी मम्मा ने किस लिए दिए थे, जिस चीज़ के लिए आपने मांगे थे, बट आपने खर्च किसके लिए कर दिए, किसी और चीज़ के लिए। अब आपको रिक्वायरमेंट पड़ गई, इमरजेंसी आ गई, जिस चीज़ के लिए आपने मांगे वो अब आपको ज़रूरी है, चाहिए भी, लेकिन अब आपके पास नहीं है पैसे, क्या खर्च कर पाओगे, नहीं, आपके पास क्या होगी, फाइनेंशियल इमरजेंसी, या तो कहीं से अरेंज करोगे या फिर डिले करोगे। तो यहाँ पर हमारे पास भी क्या है, ये जस्ट मैंने एक ना बिल्कुल सिंपल ताकि आपको समझ में आ जाए। फाइनेंशियल इमरजेंसी में क्या बोला गया था, उसमें ये बोला गया था कि मान लीजिए कल को कभी ऐसा हो जाए, देश का खजाना, ठीक है, आज तक हुआ तो नहीं है पर देखो कुछ भी नहीं पता चलता ना,
क्या किसी ने सोचा था कि कोविड आएगा? नहीं भी सोचा था ना। तो खजाना अगर खाली हो जाए, वाह हिंदी भी क्या मस्त लिख रहा हूँ मैं, मुझे खुद ही थोड़ी सी वो लगी खजाना जैसे अगर, जिसको हम बोलते हैं ना कंसोलिडेटेड फंड, अगर उसमें पैसा ही ना बचे, खजाना खाली हो गया, तो खर्च कहाँ से करोगे? देश में पॉलिसीज कहाँ से लगाओगे? ठीक है, तो ऐसे टाइम में क्या होगा, को सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हमारे संविधान ने अधिकार दिया है, आप फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा सकते हैं। उसमें क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरी कट हो सकती है। ठीक है, जुडिशरी के जो जजेस हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, उनके भी सैलरी जो है कट कर दी जाएगी। तब तक, कब तक रहेगी ये? तब तक सिचुएशन नॉर्मल नहीं हो जाती है। ठीक है, तो ये तो थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर? सो कैसा लगा आपको ये लेक्चर, कमेंट में जरूर बताना। क्लियर? यहाँ पे आज हमारा खत्म होता है टॉपिक इंपॉर्टेंट फीचर, हमने डिस्कस किया। क्लियर? एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ ताकि होता क्या, देखिए मैंने फर्स्ट में क्या स्टार्ट किया, लास्ट तक आते थे भूल चुके होंगे। सबसे पहले मैं बताया था आपको लैंग्वेज कॉन्स्टिट्यूशन है, क्यों था वो भी मैंने रीजन बताया, टेकन फ्रॉम अदर कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरे देशों से ले गए। उसके बाद मैंने आपको बताया था रीजन एंड फ्लेक्सिबल का डिफरेंस क्या था, वो मैंने आपको बताया था। फिर उसके बाद मैंने बताया था पार्लियामेंट्री फॉर्म में गवर्नमेंट और प्रेसिडेंशियल फॉर्म में गवर्नमेंट में फर्क क्या है। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था फेडरल और यूनिटरी दोनों के हमें क्या देखने को मिलते हैं, प्रोविजन देखने को मिलते हैं। दूसरा पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी भी है और जुडिशियल सुप्रीमेसी, इन दोनों का क्या है, मिक्सचर है हमारे पास। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी, मैंने आपको बताया था कि यूएसए की जुडिशरी कैसे काम करती है और हमारी जो इंडियन जुडिशरी वो कैसे काम करती है। फिर उसके बाद मैंने आपको फंडामेंटल राइट, ड्यूटीज और डीपीएसपी, इसको एक एक पॉइंट इसके क्लियर कर देते, कैसे अमेंडमेंट करके इनको ऐड किया गया था वो बताया था। फिर उसके बाद एडल्ट फ्रेंचाइज, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, जिसमें वोटिंग राइट्स जो है 21 से 18 के, कौन से अमेंडमेंट किए थे ये आपको बताना है मुझे। सिंगल सिटीजनशिप, इसमें मैंने आपको बताया था कि सिंगल और डबल क्या होता है। फिर उसके बाद इंडिपेंडेंट बॉडीज, ये क्यों बनाई। क्लियर? उसके बाद 3 टियर गवर्नमेंट सिस्टम, इसमें क्या बताया था कि कैसे जो ग्रास रूट लेवल पर प्रॉब्लम आ रही थी उसको रेक्टिफाई करने के लिए हमने अमेंडमेंट किया था। कौन सा अमेंडमेंट था वो आपको अभी दोबारा बताना है। उसके बाद इमरजेंसी प्रोविजंस, ये अभी हमने डिस्कस किया कि क्यों इसको हमने इंक्लूड किया। क्लियर? सो आज का लेक्चर यहीं पे आपका फिनिश होता है। टिल देन हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।